हाँ जी मेरे मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट क्लास 9th का जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग। आई होप आपकी बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है, आपके मिड टर्म हो गए होंगे और फाइनल पेपर बहुत जल्दी आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप पढ़ना नहीं स्टार्ट करें, अगर आपने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं करा तो बच्चों पढ़ना स्टार्ट कर दो क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। अगर आप करना चाहो अभी भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा समय है, ज़्यादा समय तो नहीं है बट अगर पढ़ना चाहो तो बहुत ज़्यादा समय आपके पास अभी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट क्लास 9th का जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग। नाम क्या है बच्चों चैप्टर का? मैटर इन आवर सराउंडिंग, मतलब कि हमारे आसपास क्या है? मैटर है। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सबको क्या बोलेंगे हम? मैटर। हिंदी में मैटर को बोलते हैं हम पदार्थ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज जो टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है हमारा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। हम मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है, फिजिकल नेचर देखेंगे। और दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जिसमें हम मैटर की क्या देखेंगे? प्रॉपर्टीज देखेंगे। उसके बाद आता है स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की कितनी स्टेट्स होती है उनको हम पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे इवेपोरेशन, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर से। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ क्या, कि मैटर को दो चीजों में डिवाइड करा गया है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज में और एक केमिकल प्रॉपर्टीज में। जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर हम देखेंगे कि भाई ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस स्टेट में पाया जाता है। और अगले चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें हम देखेंगे कि भाई मैटर आगे किस किस चीजों में डिवाइड है, जैसे कि एलिमेंट्स हो गया, कंपाउंड्स हो गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक जो है हमारा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी थोड़ी हिस्ट्री क्या रही है मैटर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इफ वी लुक अराउंड अस। तो सबसे पहले हम अगर आसपास हमारे देखेंगे जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है? मैटर है। सारी की सारी चीजें जो भी हम देख सकते हैं, जो एक जगह घेर सकती है, मतलब कि ऑक्यूपाई कर सकती है स्पेस, और उसके पास कुछ ना कुछ मास हो, उस चीज को हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। वो वाला मैटर नहीं, सिंपल वाला मैटर। ठीक है ना, एक होता है मैटर जो आपको पता है सबको, मैटर हो गया, मैटर हो गया, ये वो वाला मैटर नहीं है। ठीक है, और असलियत में जो हम जिसको मैटर बोलते हैं ना, वो एक्चुअल में मैटर नहीं है, क्योंकि वो हमारी थिंकिंग है। ठीक है ना, वो जगह घेर सकता है, ना ही उसके पास एक मास है। जैसे कि टेबल, टेबल के पास क्या है? मास है। मास का मतलब होता है कि भाई उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कितना प्रेजेंट है। मास का मतलब क्या है? कि क्वांटिटी ऑफ मटेरियल जो एक बॉडी के अंदर, एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर किसी के अंदर मास है तो एक पर्टिकुलर वो जगह ऑक्यूपाई करेगा, एक स्पेस ऑक्यूपाई बहुत जल्दी करेगा वो। ठीक है, अब टेबल है, ये टेबल जगह घेर रही है ना यहाँ पर कमरे में, क्योंकि इसके पास मास है। अगर हमारे यहाँ पर कमरे में जो ऐसी भी चीजें हैं जो हमें दिख नहीं रही, बट उसको भी हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। जैसे कि एयर, एयर हमें दिख नहीं रही बट हमें पता है कि एयर है। कैसे? क्योंकि हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, तभी तो हम जिंदा है। इस कमरे में ऑक्सीजन है तभी तो हम जिंदा है ना, क्योंकि हमारी बॉडी को लिविंग सर्वाइवल करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहली चीज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें यहाँ से मिल रही है क्योंकि कमरे में क्या है? एयर। एयर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है आपको पता ही है, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है। उन गैसेस में से हम क्या इनहेल कर रहे हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन भाई जगह घेर रही है ना, हमें नहीं बिल्कुल पता चल रहा कि ऑक्सीजन ऑक्यूपाई कर रही कि नहीं कर रही। बट अगर हम एक फॉर्म में, एक वेसल के अंदर, एक कंटेनर के अंदर अगर ऑक्सीजन को डालेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई एक्चुअल में ऑक्सीजन भी क्या करती है? स्पेस ऑक्यूपाई करती है, क्योंकि उसके अंदर भी पार्टिकल्स हैं। जिसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो चलो रीडिंग करते हैं। इफ वी लुक अराउंड अस वी कैन सी अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर। मैनी ऑफ दीज थिंग्स आर यूज्ड बाय अस इन आवर everyday life. For example, we eat food, drink water, breathe in air and wear clothes. ठीक है, हम कोई भी चीज, कुछ भी हमारे आसपास जो भी हम देख सकते हैं, जो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर सकती है, जिसके पास एक मास है, उन चीजों को हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। जैसे कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे हम खाना खा रहे हैं, खाना क्या है? खाने को हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे, क्योंकि भाई खाना जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, उसके अंदर एक मास है, तभी तो हम खा रहे हैं। अगर बिना विदाउट मास वाली चीज को अगर हम खाएंगे, वो वाला मास नहीं, मास का मतलब है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, वो वाला मास नहीं, मीट मच्छी वाला मास की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, तो आप वो मैं समझ दो से। ठीक है, जो डेली लाइफ में हम जो भी चीजें यूज करते हैं वो सारी की सारी चीजों को हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। ठीक है, अगला क्या है? द ओनली कंडीशन फॉर समथिंग टू बी मैटर आर दैट इट शुड ऑक्यूपाई स्पेस। एक ही कंडीशन है भाई,
अगर हम उस चीज को मैटर बोलेंगे तो क्यों बोलेंगे, क्योंकि भाई वो क्या कर रही है, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, और उसके पास कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है भाई, ऑक्यूपाई करेगी स्पेस। पेन का कलर चेंज करते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है भाई क्या, वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, और दूसरी चीज उसके पास कुछ ना कुछ मास होगा, मास होगा। ठीक है, नाउ द थिंग्स लाइक फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन, हेटेड। अब इनमें से तुम्हें इतनी सारी चीजें लिखी है मैंने, क्या, फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन, हेटेड, गुड मैनर्स, थॉट्स, आइडियाज, टेस्ट एंड स्मेल। इनमें से आपका सिर्फ ही सिर्फ ध्यान कहां जा रहा होगा, इस शब्द के ऊपर। आपका सबका ध्यान इस शब्द के ऊपर जा रहा होगा। इतने सारे वर्ड्स लिखे हैं बट फिर भी इस वर्ड के ऊपर आपका सबसे सबसे ज्यादा ध्यान जा रहा होगा। क्यों, तुम्हें पता ही है क्यों। ठीक है, तो मैं बोलना नहीं चाहूंगा। अब भाई तुम्हारे हिसाब से क्या लव एक मैटर है? लव एक मैटर है? लव मैटर नहीं है, बट वो मैटर करवाता है। आपको पता है कितने सारे मैटर करवाता है लव। ठीक है, तो लव जो है वो हमारी फीलिंग है, जो ना ही स्पेस ऑक्यूपाई कर सकती है, ना ही उसके पास मास है। तो हम उसको कैसे मैटर बोल सकते हैं? मैटर तो उन चीजों को बोलेंगे ना जिनके पास स्पेस हो और क्या हो, मास हो। तो भाई लव के पास तो कोई जगह ही नहीं है। हम बोलते हैं ना दिल में जगह भाई मेरे, वो एक्चुअल में जगह नहीं है, वो तो हम एक थिंक कर रहे हैं, एक थॉट है हमारा कि जगह है। आइडिया तो समझे। ठीक है, वैसे तो ये बहुत सारे मैटर करवाता है, आपको सबको बताइए, इसके वजह से बहुत मैटर होते हैं। ठीक है, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप भी क्या भाई, हमारा एक थॉट है, एक रिलेशन है, ना ही वो दिखता है, ना ही वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ना ही उसके पास एक मास है, तो उसको भी हम क्या नहीं बोलेंगे, मैटर नहीं बोलेंगे। ठीक है, हेटेड, ये भी हमारी क्या, थॉट्स है। गुड मैनर्स, थॉट्स है, थॉट्स को तो थॉट्स बोलेंगे ही। आइडियाज क्या है भाई, थिंक कर रहे हैं, आइडियाज ना ही कोई जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, ना ही उसके पास एक मास है। टेस्ट, टेस्ट भी क्या है, मैटर नहीं है। स्मेल भी मैटर नहीं है। ठीक है, अब ये स्मेल, अब यहाँ पर सिर्फ स्मेल लिखा है। ठीक है, हमें नहीं पता किस चीज की स्मेल है, तो वो एक मैटर नहीं है। बट अगर हम बता देते हैं कि इस चीज की स्मेल है, जैसे कि परफ्यूम की स्मेल है, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हमें उसकी स्मेल आ रही है, स्मेल का मतलब क्या है कि कुछ पार्टिकल्स होंगे ना जो हमारी नोज के अंदर जा रहे हैं, जो हमारे नाक के 2 छेदों के अंदर जा रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी बताया नहीं है कि किस चीज की स्मेल है, तो हम इसको मैटर के अंडर नहीं लेंगे। अगर पर्टिकुलर बता दिया कि भाई इस चीज की स्मेल है, तो उस चीज की स्मेल अगर है वो, जैसे परफ्यूम की स्मेल अगर है वो, तो भाई उसकी हमारे गैसेस या उसकी जो स्मेल है उसके अंदर पार्टिकल्स होंगे, वो हमारी नाक के अंदर जा रहे हैं। तो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स क्या करते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, और उनके पास एक मास होता है, तो उसको हम मैटर बोलेंगे। ठीक है, तो इनके पास भाई क्या, ना ही स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ना ही इनके पास मास है। अब थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं भाई। ठीक है ना, थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। एशियन टाइम के अंदर जब एशियंट इंडिया होता था, ठीक है, तो भाई एक फिलोसोफर थे, उन्होंने क्या बोला कि जो मैटर है ना, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं, चाहे वो लिविंग हो और चाहे वो नॉन लिविंग हो। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, और जो मैटर है वो जरूरी नहीं कि लिविंग हो, नॉन लिविंग हो सकता है, जैसे ये हो। ठीक है, नॉन लिविंग भी क्या होती है, मैटर होती है। ठीक है, तो वॉज मेड अप, सारी की सारी चीजें जो कि मैटर है, जिसको हम लिविंग और नॉन लिविंग बोल सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें किससे बनी है, 5 बेसिक एलिमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, पंच तत्व। उसमें क्या आता है भाई हमारा, उसमें आता है हमारा क्या, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, एयर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वायु। अर्थ को हम हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, पृथ्वी। ठीक है, आग को मतलब कि फायर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अग्नि। और स्काई को क्या बोलते हैं, आकाश। और वाटर को क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं। तो इन्होंने बोला, जो पहले एशियन टाइम के जो फिलोसोफर थे, उन्होंने बोला जो हमारी बॉडी है वो पूरी की पूरी किससे बनी है, 5 तत्व से बनी है, चाहे वो लिविंग हो बॉडी, चाहे वो नॉन लिविंग हो बॉडी। 5 तत्व ये वाले इंपॉर्टेंट, याद रखना। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ क्या, कि जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, एस्ट्रोलॉजर, ठीक है ना, जो कि भविष्यवाणी करते हैं, ठीक है, आजकल बहुत फैल रहे हैं, तो वो जो अगर कोई उनके पास जाता है, तो जो उनकी कुंडली देखते हैं ना, वो इसी 5 तत्व के द्वारा देखी जाती है। और अगर वो जाने कि भाई हमें घर बनाना है, हमारे बाथरूम की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, रसोई की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, किचन की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, तो वो इसी 5 चीजों के ऊपर बेस होकर वो देखते हैं कि भाई इनकी लैंड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, जो बनानी चाहिए उनकी पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। वहां पर भी बहुत यूज होता है। ठीक है, तो ये आपके आउट ऑफ सिलेबस था, बट फिर भी एक चीज थी जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब चलते हैं हम क्या, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के ऊपर। तो सबसे पहले मैटर क्या है भाई, इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर क्या है, पार्टिकल्स से बना है। अब पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, आगे हम आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे पार्टिकल्स 2 टाइप
के होते हैं, एक को हम बोलते हैं एटम और एक को बोलते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, एक को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, वो हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये दोनों ऐसे सिमिलर ही है, आपने पढ़ लिया होगा स्कूल्स के अंदर, बट हम आगे वाले चैप्टर्स का जो वन शॉट आएगा उसमें हम देखेंगे कि पार्टिकल्स दो टाइप के होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। फिर हम एटम के बारे में जानेंगे, फिर हम मॉलिक्यूल के बारे में जानेंगे। ठीक है, अगले चैप्टर से। अब हम पढ़ते हैं भाई मैटर क्या बना है, पार्टिकल से बना है। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टेनी पीसेस ऑफ पार्टिकल्स। कोई भी चीज है भाई हमारे आसपास, सारी चीजें मैटर है। अब वो मैटर जो है ना, वो छोटे छोटे टुकड़ों से बनी है, छोटे छोटे पीसेस से बनी है, जिसको हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल बोलेंगे। ठीक है, दिस पार्टिकल विच मेकअप मैटर आर एटम और मॉलिक्यूल। अभी मैंने बताया कि एटम दो टाइप के होते हैं, पार्टिकल दो टाइप के होते हैं, एटम और मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि भाई जो पार्टिकल है वो किससे बन सकते हैं, एटम से भी बन सकते हैं और मॉलिक्यूल से भी बन सकते हैं। ठीक, मोस्ट ऑफ द एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि भाई पार्टिकल्स का हमें पता कैसे चला कि भाई पार्टिकल नाम की कोई चीज होती है। वो हमें पता चली एक प्रोसेस के बारे से, जिस प्रोसेस का नाम होता है डिफ्यूजन। आगे हम पढ़ेंगे भी डिफ्यूजन को अच्छे से। तो पहले हम डिफ्यूजन की डेफिनेशन देखते हैं कि डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या है। डिफ्यूजन कुछ भी नहीं है, सिंपल चीज है। जब भी कोई दो चीज आपस में अपने आप मिल रही है, बिना कुछ हमारे द्वारा छेड़खानी करी, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। जैसे कि मैंने पानी के अंदर क्या डाला, शुगर डाल दिया। ठीक है, तो भाई अगर मैं उसको हिलाऊंगा नहीं, तो खुद वो अपने आप डिसॉल्व होना स्टार्ट कर जाएगी। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। कि भाई अपने आप जब दो चीजें मिले, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, तो उसी से हमें पता चला कि भाई क्या कि क्या मैटर के अंदर भी क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। जो मैटर हो वो किससे बने, पार्टिकल से बने। ठीक है, जिसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमने क्या लिया, एक बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने डाला पानी, पानी 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 पिला दे। ठीक है, फिर अब उसके अंदर हमने डाला क्या, पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसका फॉर्मूला होता है KMnO4। ठीक है, याद रख लेना, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में पूछा था पर फिर भी याद रखना। ठीक है, मैंने बोला इसलिए याद कर लेना। अब हमने जब देखा कि भाई हमने डाला क्या, पोटेशियम पर मैग्नेट, इतना सा, इसके कुछ क्रिस्टल्स डाले। जब डाले उसके बाद कुछ देर बाद देखा कि भाई ये क्या हो रहा है, आधा जो नीचे वाला पानी था ना, वो कुछ कौन से कलर का होता है, कौन से कलर का हो गया, पर्पल कलर का। कुछ देर बाद और देखा कि भाई पूरा का पूरा पानी कौन से कलर का हो गया, पर्पल कलर का हो गया। भाई ये क्या हो गया, चमत्कार हो गया। ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि जो पार्टिकल्स है ना, जो क्रिस्टल थे किसके, पोटेशियम पर मैग्नेट के, जैसे वो पानी के अंदर गए तो वो दूर दूर होना स्टार्ट कर गए। ठीक है ना, वो जैसे उनके ऊपर पानी डलेगा तो वो दूर दूर भागना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब इतनी भी तेज नहीं भागेंगे। ठीक है, वो दूर दूर भागना स्टार्ट कर देंगे। जब वो दूर दूर भागेंगे तो डिसॉल्व होना स्टार्ट कर देंगे। जो लिक्विड के बीच में जो स्पेस होता है उनके अंदर जाना स्टार्ट कर देंगे। क्या हो रहा है भाई, आवाज आ रही है ना, हेलो हेलो। क्या हो रहा है भाई, भूत है गया है भाई, कुछ तो है जो मुझे रोक रहा है पढ़ाने से। बेटे रोक नहीं सकता तुम। ठीक है, लग रहा हूँ बढ़िया, चलो ठीक है। तो भाई कुछ देर बाद देखेंगे तो क्या कि ये थोड़ा हुआ फिर पूरा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो क्रिस्टल्स है ना किसके, पोटेशियम परमैंगनेट के, उसके अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ क्या है, पार्टिकल है छोटे छोटे, जो पानी के अंदर जाके डिसॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि भाई जो मैटर है वो किससे बना है, पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है, द मोस्ट ऑफ द एविडेंस for the existence of particles in matter and their motion comes from the experiment on diffusion, मतलब mixing of different substance on their own, अपनी आप ही क्या मिलते हैं, दो different substance आपस में मिलते हैं। This moment of diffusion particles among each other on their own so that they become mixed uniformly is called diffusion। ठीक है, मैंने आपको डेफिनेशन बता दी डिफ्यूजन की। यूनिफॉर्मली का मतलब होता है कि भाई बराबरी तरीके से मिल गया। अगर मैंने एक चम्मच यहां से उठा के टेस्ट करा और एक चम्मच यहां से उठा के टेस्ट करा, तो जो मात्रा है ना पानी और किसकी, पोटेशियम परमैंगनेट की, वो सेम होगी, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, पहले हमने पढ़ लिया क्या कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, हमने क्या पढ़ी थी, द मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब हम पढ़ेंगे क्या प्रॉपर्टीज जो देखी जाती है
जो क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। अबे यार, ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। सेकंड क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ये सारी वन बाय वन देखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं कि पार्टिकल्स क्या भाई, छोटे छोटे होते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट था, ये एनसीईआरटी का एक्टिविटी है जो हम देखते हैं क्या, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, कि हमें कैसे पता चला कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक्टिविटी देखेंगे। हमने क्या करा, एक एक्टिविटी में एक बीकर लिया, एक बीकर के अंदर हमने डाला 100 ml पानी, और दूसरे बीकर में हमने डाला 90 ml पानी, तीसरे में भी कितना डाला 90 ml, चौथे में भी कितना, और पांचवें में भी कितना 90 ml। तो भाई इन सब बीकर्स के अंदर हमने कितना डाला है, 90 ml। ठीक है, डायग्राम को भी मत देखना, बस जो मैं बोल रहा हूं उसको देखो। 5 बीकर है, 4 बीकर्स के अंदर क्या डाला हमने, 90 ml पानी डाला है, और जो पहला बीकर है उसके अंदर हमने क्या डाला है, 100 ml पानी डाला है। 100 ml पानी डालने के बाद हमने क्या ऐड कर दिया उसके अंदर, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका फॉर्मूला होता है KMnO4। ठीक है, जो अभी हमने देखा था पर्पल कलर का होता है, वो हमने डाल दिया। डालने के बाद जब देखा तो क्या हो गया भाई, अभी हमने देखा था क्या हो गया था, पर्पल कलर का पूरा पानी हो गया था। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है। एक क्रिस्टल के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे, वो जाके डिसॉल्व हो रहे हैं, तो पूरे पानी को क्या कर रहे हैं, पर्पल कलर का दिखा रहे हैं। उसके बाद क्या करना है भाई, जो हमारा पर्पल हो गया पानी, उसमें से 10 ml निकाल के इस बीकर के अंदर डाला है, जिस बीकर के अंदर कितना पानी है, 90 ml पानी। ठीक है, हमने 10 ml डाल दिया, जो कौन से कलर का है, पर्पल कलर का, डार्क पर्पल कलर का है, और हमने 90 ml पानी के अंदर डाल दिया। तो जब डाला तो भाई फिर भी पर्पल कलर हो रहा है, बट थोड़ा सा चेंज हुआ, क्या, यहाँ पर ज्यादा डार्क था पर्पल और यहाँ पर थोड़ा लाइट था। क्यों? क्योंकि भाई पानी भी तो है, यहाँ पर तो प्रॉपर क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट है पानी के अंदर मिक्स हो गया अच्छे से, बट यहाँ पर पानी की ज्यादा मात्रा ज्यादा है। तो ये क्या हो रहा है, सोल्यूशन क्या हो रहा है, डाइल्यूट हो रहा है। डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब होता है कि जो मेन चीज है ना उसकी मात्रा कम हो रही है, उसकी मात्रा कम हो रही है। तो जो मेन चीज थी इसकी मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि ये इसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं ना, इसकी मात्रा ज्यादा है, इसकी अमाउंट ज्यादा है, तो वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लाइट अप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले इसके अंदर डिसॉल्व हो चुका है वो, अब फर्दर इसके अंदर होगा तो भाई उसकी क्वांटिटी है पोटेशियम परमैंगनेट वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। देन हमने इस बीकर के अंदर से 10 ml उठाया, जो लाइट है थोड़ा सा पहले वाले से, वो अगले बीकर के अंदर डाल दिया जिसके अंदर 90 ml पानी है, फिर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। ऐसे ही करते रहेंगे, तो जो लास्ट जो बीकर है ना वो देखो कितना लाइट है। इसका मतलब ये है कि भाई कितने पार्टिकल्स होंगे, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स और छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कि खत्म ही नहीं हो रहे। 5 बीकर बदल चुके हैं, फिर भी वो अपना कलर नहीं छोड़ रहे, अपना अपना रंग दिखा रहे हैं वो, तो कितने छोटे होंगे ये सोचो आप। ठीक है, तो ये एक्टिविटी के द्वारा दिखाया गया। हमें क्या कंक्लूजन मिला इससे, तो हमने क्या ऑब्जर्व करा वो देखते हैं। The experiment shows that just 2 or 3 tiny crystals of potassium permanganate can impart color to a large volume of water। कि भाई इम्पैक्ट डाल सकते हैं लार्ज कलर ऑफ वाटर के ऊपर। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर के ऊपर। अब वाटर का कलर आपको पता था कलरलेस, तो कितना कलरलेस कलर को उसने पर्पल कलर कर दिया था सिर्फ 2 से 3 क्रिस्टल से, और उसके अंदर भी कितने मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे। दिस ऑब्जर्वेशन वी कंक्लूड दैट ईच पोटेशियम परमैंगनेट crystal itself must be made up of millions of small particles which keep on spreading and imparting color to more and more of water or dilution, since each tiny crystal of potassium permanganate is supposed to be made up of millions of particles, therefore these particles must be very very small। क्योंकि इतना सा पार्टिकल्स होता है, हमने इतने से पार्टिकल दिए 2। ठीक है, अब भाई वो पूरे के अंदर बिखर गए, तो मतलब इसके अंदर कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तो उनका साइज ऑफ कोर्स छोटा ही होगा ना, तभी तो हम बोल सकते हैं कि मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं। अगर उनका साइज बड़ा तो हम कैसे बोल सकते थे कि भाई इतने से पार्टिकल के, इतने से क्रिस्टल के अंदर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ऑफ कोर्स उनका साइज क्या होता है, छोटा होता है, जैसे हमारे सेल्स का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, और मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी रेन ड्रॉप होती है ना, वाटर ड्रॉप, जो हमारी वाटर ड्रॉप होती है, जहां हम उसको रेन ड्रॉप भी बोल सकते हैं, उसके एक मॉलिक्यूल में, मतलब कि एक बूंद के अंदर, एक ड्रॉप के अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, मतलब कितने पार्टिकल्स होंगे वाटर के, 10 की पावर 21। सोच सकते हो आप, इतने पार्टिकल्स होंगे।
ठीक है ना, मिलियंस ऑफ, कितनी जीरो आएंगी, 21 जीरो। भाई साहब क्या चीजें हैं साइंस के अंदर। अगली हमारी क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स कह रहा हूं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। वो कैसे पता चला हमें, हमने करा है उसके लिए भी एक एक्टिविटी, क्या, हमने लिया एक बीकर, बीकर के अंदर हमने डाला पानी, पानी के अंदर हमने डाला 50 शुगर, चीनी, आप कुछ भी डाल सकते हो, नमक भी डाल सकते हो, ठीक है। जैसे हमने 50 शुगर कर 50 ग्राम शुगर डाला, और पानी का हमने लेवल ले लिया था पहले, ठीक है, ये हमारा लेवल था पानी का। हमने क्या डाला, 50 ग्राम शुगर डाली। अब भाई शुगर डाली है और उसका वेट कितना है, मतलब मास कितना है, 50 ग्राम, ठीक है। तो भाई ऑफ कोर्स अगर हम उसके अंदर कोई चीज डाल रहे हैं तो उसका लेवल बढ़ेगा। बट यहां पर क्या होता है, चमत्कार, चमत्कार जो आजकल बहुत चल रहा है, मेरा यीशु यीशु, क्या चमत्कार चल रहा है, छोड़ो। तो भाई ये लेवल है, हमने चीनी डाली, फिर भी उसका लेवल ये रहा, ठीक है, और ये डिसॉल्व भी होगी, गायब भी होगी, कहां चलेगी भाई, कहां को जाएगी, पता ही नहीं चला यार। ये देख लो, गायब भी हो रखे, एक भी पार्टिकल नहीं दिख रहा हमें शुगर का। तो एक्चुअल में हुआ क्या, शुगर क्या हुई, शुगर के सपोज करो इतना मोटा पार्टिकल होगा, सपोज करो, ऐसे तो इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही पानी के अंदर गए, ये छोटे छोटे और पार्टिकल्स के अंदर बढ़ गए, ये और छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर बढ़ जाएंगे, जो कहां जा रहे हैं, जो कहां जा रहे हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच के अंदर। कहां जा रहे हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है ना, वहां पर जाके घुस रहे हैं। घुसने की बहुत गंदी आदत है इनकी, ठीक है। तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे, सपोज करो ये लिक्विड के पार्टिकल्स, ठीक है, तो इनके बीच में आके घुस रहे हैं, इसलिए हमें दिख नहीं पा रहे, और है भी बहुत छोटे छोटे, ठीक है। तो कहां जा रहे हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जाके वो बैठ जा रहे हैं, इसलिए हमें वो दिख नहीं रहे, और इसलिए लेवल नहीं बढ़ा, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में गैप है, तो वहां आकर एक्चुअल में बैठे हैं वो, ठीक है। ऊपर नीचे नहीं बैठे, एक्चुअल में गैप के अंदर आके बैठ गए। तो जो गैप था पहले से ही आ रहा है समझ में, तो इसलिए उसका लेवल बढ़ा नहीं। अगर हम और फर्दर डालते रहेंगे तब जाके लेवल बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि जो लिक्विड के बीच में स्पेस था वो एक्चुअल में अब भर चुका है। अब जब शुगर ऐड होगा तो वो लेवल बढ़ाएगा, क्योंकि डिसॉल्व नहीं हो रहा वाटर के अंदर, क्योंकि स्पेस खत्म हो गया। बट एक लिमिट तक पानी के अंदर ऐड होता रहेगा, क्योंकि स्पेस होगा, तो एक लिमिट तक स्पेस होगा, बाद में स्पेस खत्म हो जाएगा, जब तक वो ऐड होता रहेगा, इसलिए लेवल नहीं बढ़ता। इसलिए हमें पता चला क्या, कि भाई पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में वो गायब नहीं हुआ, डिसॉल्व हो गया, उसके अंदर जाके बैठ गया, क्योंकि स्पेस है तभी। अगला भाई क्या, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, मूव करते रहते हैं हमेशा, चाहे वो सॉलिड के पार्टिकल हो, चाहे वो लिक्विड के पार्टिकल हो, चाहे वो गैस के पार्टिकल हो, मूव करते रहेंगे, ठीक है। अब क्या लिखा है, द बेस्ट एविडेंस दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग कम्स फ्रॉम द स्टडी ऑफ डिफ्यूजन। अभी जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा था, जिसकी मदद से हमने ये बताया था कि पार्टिकल्स होते हैं, उसी एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला था कि भाई पार्टिकल्स मूव भी करते हैं। तभी तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन बनती, क्या डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या है, कि जब दो डिफरेंट पार्टिकल्स अपने आप से मिक्स होते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। अब अपने आप से मिक्स हो रहे हैं मतलब कि वो मूव कर रहे होंगे तभी तो मिक्स होंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, हमने लिया पानी, पानी के अंदर हमने डाला क्या, पानी के अंदर में डाल दिए चीनी, ठीक है, शुगर ऐड कर दिया, ठीक है, 20 ग्राम डाल दो, बहुत है। 20 ग्राम शुगर डालने के बाद क्या हुआ, हमने छोड़ दिया, हमें हिलाना नहीं है, हमें हिलाना नहीं है, हमें छोड़ देना। छोड़ने के बाद कुछ समय बाद देखना कि भाई शुगर गायब, जो हम हिलाने के बाद, डिसॉल्व करने के बाद गायब करते थे, वो अपने आप ही गायब होगी। क्यों, क्योंकि इनके पार्टिकल्स खुद भी मूव करते हैं, ठीक है, बिना हमारी हेल्प से वो खुद भी क्या करते हैं, मूव करते हैं। तभी हमें क्या पता चला कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग। और सबसे ज्यादा मूव कौन करता है, सबसे ज्यादा मूव कौन करता है पार्टिकल, किसके पार्टिकल करते हैं, सॉलिड के करते हैं, गैस के करते हैं, ये लिक्विड करते हैं, सबसे ज्यादा करते हैं गैस के, ठीक है। गैस के पार्टिकल सबसे ज्यादा मूव करेंगे, देन आएगा हमारा लिक्विड, देन हमारा आएगा सॉलिड, ठीक है। जिसके बीच में स्पेस ज्यादा होगा उसके पार्टिकल्स बहुत तेज से मूव करेंगे। अब स्पेस इसके अंदर बहुत कम होता है, इसके अंदर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, तो ये भागेंगे बहुत जल्दी। क्यों, इसका भी रीजन है, आगे बताऊंगा मैं आपको। लिक्विड के अंदर स्पेस थोड़ा सा
कम होता है गैस से तो वो भी भागेंगे, और इसका आपको पता है स्पेस ना के बराबर होता है, तो इसमें पार्टिकल्स की क्या होगी, स्पीड कम होगी। सबसे ज्यादा किसके अंदर होगी, जिसके पार्टिकल्स दूर दूर है। ठीक है, लिख लेना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जो मूविंग क्या है, मूविंग का जो क्या है, एक तरीके से सेंटेंस में अगर हम करेंगे तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब क्या लिखा है, व्हेन वी लाइट और बर्न एन इंसेंस स्टिक, इंसेंस स्टिक का मतलब अगरबत्ती, इन वन कॉर्नर ऑफ रूम इट्स फ्रेगनेंस प्लेजेंट स्मेल स्प्रेड्स इन द होल रूम क्विकली। अब भाई मैंने इस कोने में क्या लगाई, अगरबत्ती लगाई, ठीक है, और उस कोने में एक बंदे को बैठा दिया। अब तुम्हें पता है इस कोने में अगरबत्ती जलाई तो भाई उसकी जो स्मेल है वो उस कॉर्नर में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस एक्चुअली बहुत कम होता है और वो बहुत जल्दी से मूव कर जाते हैं। ठीक है, ये रीजन था। तो उससे पता चलता है क्या, कि भाई पार्टिकल्स मूव करते हैं, तभी तो उसके नाक में जा रहे हैं, मूव नहीं करेंगे तो नाक में कैसे चले जाएगा। हमने मूव कराया क्या, कि भाई चल 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 उसकी नाक में घुस, अपने अभी तो गया वो। ठीक है, तो मतलब ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ठीक है, when a few crystals of copper sulfate are placed at the bottom of a beaker or gas jar containing water, then water in whole beaker turns blue slowly। ठीक है, क्या हुआ भाई, हमने क्या लिया, एक बीकर लिया जिसके अंदर हमने डाला कलरलेस वाटर। पानी तो कलरलेस ही होता है, आपको सभी को पता है। ठीक है, हमने पानी डाला, उससे पहले हमने डाल रखा था क्या, ब्लू कलर का क्या, कॉपर सल्फेट। ठीक है, जो सॉलिड की फॉर्म में होता है, हमने क्या डाला था, कॉपर सल्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, ये ब्लू कलर का होता है। जैसे हमने इसके ऊपर पानी डाला तो भाई वो अपने आप से क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन 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 स्टार्ट हो जाएगा, मतलब घुलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे वो घुलेगा, अब पानी का कलर कलरलेस था, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू था, तो वो पूरे पानी को क्या कर देगा, ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा, जैसे आपको ये दिख रहा है। ठीक है, तो भाई कितने सारे एग्जांपल हैं कि क्या द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पोजेसिव व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। अब भाई कोई भी चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो मूव कर रहा है, मोशन में आ रहा है, तो वो किसकी वजह से आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो जब भी कोई चीज मूव करती है तो वो क्या पोजेस करती है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है काइनेटिक एनर्जी। अब आपको पता है कि भाई किसी के नीचे मैंने आग लगा दी, किसी के नीचे मैंने आग लगा दी, तो उसकी स्पीड तेज हो जाएगी, आपको सबको पता है। ठीक है, क्यों भाई, आग लगाई तो स्पीड तेज क्यों हो जाएगी क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या कहेंगे कि भाई फटाफट भग लो, आग लग रही है नीचे, मैं जल ना जाऊं कहीं। ठीक है, तो उसके पार्टिकल्स फटाफट इधर उधर भगेंगे। हमारी बॉडी भी ऐसी बिहेव करती है। अगर मैं किसी तवे के ऊपर बैठ जाऊंगा, मैं अपने दोस्त को तवे के ऊपर बैठा दिया, ठीक है, किसी भी दोस्त को मैंने तवे के ऊपर बैठा दिया, तो भाई फटाफट से नहीं उठेगा, क्योंकि उसके जो पीछे वाले पार्टिकल्स होंगे वो बोलेंगे फटाफट उठ, मैं सड़ जाऊंगा, जल जाऊंगा, तो हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचेगा भाई उसको उठा देगा। ठीक है, ऐसे क्या होते हैं, जो नॉन लिविंग चीज है उनके भी पार्टिकल्स मूव करते हैं जब उनको हीट करते हैं। आप सबको पता होगा भाई, पानी, पानी को जब हम गैस से हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो उबलता है। उबलता क्यों है भाई, पार्टिकल्स भाग रहे हैं। क्यों आग लगा रहे हो उसके नीचे, उन्होंने क्या बिगाड़ा बेचारों ने तुम्हारा, तो क्यों आग लगा रहे हो, तो वो तुम्हें क्या दे रहे हैं बद्दुआएं दे रहे हैं, तो पानी को बॉईल करना बंद कर दो। ठीक है, हाँ, किसी को भी आग मत लगाया करो, सब्जियों को आग लगाना बंद कर दो, कच्चियां खाया करो। ठीक है, बदुआ मिल रही है तुम्हें, कहाँ जाओगे इतनी बदुआ लेके। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज दे पोजेस दैट वी कॉल, जो हम कॉल बताते हैं काइनेटिक एनर्जी। एज ए टेम्परेचर राइजेस, अगर हमने क्या करा भाई, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, इसका मतलब होता है बढ़ा दिया, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मूव करना स्टार्ट हो जाएगा बहुत तेजी से। अगर मूव करेगा तो मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और अगर हमने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, मतलब ठंडा कर रहे हैं, टेम्परेचर डिक्रीज करने का मतलब है ठंडा कर रहे हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठंडा जब करते हैं तो मूव करना बंद कर जाता है बंदा। ठीक है ना, आप सभी को पता होगा जब ठंड में हम कैसे होते हैं, एक ही रजाई के अंदर इतने बंदे बंदे बैठ जाते हैं, और गर्मी के समय नहीं बैठ पाते क्योंकि गर्मी है, हीट इवॉल्व हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हम दूर दूर भागते हैं। और ठंड के टाइम पे, उसी समय पे हम बहुत ज्यादा इकट्ठा होके रहते हैं क्योंकि ठंड है। ठीक है, ठंड के टाइम पे पार्टिकल्स सिकुड़ सिकुड़ के बैठते हैं, जम जाते हैं। इसमें आपका एक चीज भी लिख लेना, क्या, जो सबसे ज्यादा स्पेस होता है वो किसके अंदर होता है, स्पेस बिटवीन द, सबसे ज्यादा स्पेस होता है गैस के बीच में, उसके बाद किसके बीच में होता है, लिक्विड के बीच में, उसके बाद किसके बीच में होता है, सॉलिड के बीच में। अभी हम आगे देखेंगे, जब अलग अलग से पढ़ेंगे इनको तब देखेंगे। ठीक है,
उसके बाद आता है भाई क्या, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। अब पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है भाई, एक फोर्स लग रही होती है जो उन्हें पकड़ के रखती है, जो उन्हें पकड़ के रखती है। जिस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कोहेशन फोर्स। ठीक है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कोहेशन फोर्स। अब एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप और आपका एक दोस्त है, ठीक है, एक साथ रहते हैं पूरे स्कूल में भी, आप ट्यूशन जाने जाते हो, खेलने जाते हो, वहां पर भी आप एक साथ ही रहते हो दोनों, ठीक है, तो आपका बॉन्ड कितना तेज होगा, बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, उसी समय अगर आपका दोस्त कहीं और चला गया, दूर कहीं चला गया, तो आपके बॉन्ड क्या हो जाएगा, कम होने लग जाएगा, दूरियां बढ़ गई, तो आपको जो बॉन्ड था, जो इतना अच्छा था पहले, वो बहुत कम होता रहेगा, आप बात कम करना लगे हुए, अब मिलना मिलना ना के बराबर ही हो जाएगा आपका, तो आपका बॉन्ड कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके बीच में एक फोर्स होगी भाई, जो आपको एक इकट्ठा करके रखी थी, ठीक है, बट अब दूर दूर हो गए, तो फोर्स डिक्रीज हुई, तो आपका रिलेशन भी अच्छा नहीं रहा, डिक्रीज हो गया। ऐसे ही क्या होता है भाई, पार्टिकल्स के बीच में होता है, जब पार्टिकल्स पास पास होते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो उनके बीच में फोर्स है, जो उनके बीच में फोर्स है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, तभी उन पार्टिकल्स को इकट्ठा रख के बैठी है वो फोर्स, उस फोर्स का नाम है कोहेशन फोर्स। ठीक है ना, जो लग रही है, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बैठी है। और अगर पार्टिकल्स दूर दूर है, और अगर पार्टिकल्स क्या है भाई, दूर दूर है, तो जो उनके बीच में भी फोर्स लग रही है, ऐसा नहीं कि उनके बीच में फोर्स नहीं लग रही, उनके बीच में भी फोर्स लग रही है, बट वो क्या है, वीक है, तभी तो भाई दूर दूर बैठे हैं, तभी तो बॉन्ड कमजोर है उनका। आ रहा है, जब दूर हो जाता है बंदा, क्यों होता है दूर, जब एक रिलेशन में दो बंदे दूर हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स थी, जो फोर्स मतलब प्यार था, वो कम हो गया एक तरीके से, तभी वो अलग हो रहे हैं। ठीक है, there are some forces of attraction between the particles of matter which bind them together, जो उनको बाइंड करके रखते हैं, पकड़ के बैठते हैं। the force of attraction between the particles of same substance is known as cohesion। ठीक है, मैंने बता दिया आपको, जो फोर्स लगती है उस फोर्स का नाम है कोहेशन। the force of attraction जिसे हम कोहेशन बोलते हैं is different in the particles of different kinds। अब हर रिलेशन अलग अलग चीजों के ऊपर बेस है, तो उनके बीच में जो फोर्स है वो अलग होगी। जैसे हर पार्टिकल्स के बीच में एक तरीके की कोहेशन फोर्स नहीं होती, जैसे कि मैंने चौक ले लिया, मैंने लिया भाई चौक, ठीक है, अब चौक को मैं इजीली तोड़ सकता हूं। इजीली तोड़ने का मतलब है कि भाई मेरे पार्टिकल्स के जो बीच में जो फोर्स है उनको मैं इजीली ओवरकम कर सकता हूं, खत्म कर सकता हूं। तो मतलब इनके अंदर जो कोहेशन फोर्स है, जो इसके बीच में कोहेशन फोर्स है, वो क्या है, कम है। उसी समय पे अगर मैं एक नेल ले लूं, आयरन नेल ले लूं, क्या ले लूं, आयरन नेल, उसको क्या मैं इजीली तोड़ सकता हूं, मतलब आयरन को मैं इजीली तोड़ सकता हूं, नहीं। क्यों? क्योंकि उसके बीच में जो कोहेशन फोर्स है, जो उनके पार्टिकल्स को जकड़ के बैठी हुई है, वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जो उनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है बहुत ज्यादा है, उनको बाइंड करके रखी हुई है। ठीक है, अब मरकरी के बीच में भी क्या होती है भाई, ज्यादा होती है। ठीक है, अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसे हम कोहेशन बोलते हैं। ठीक है, सबकी एक जैसी नहीं होती। अब लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल भी सोच सकते हो। ठीक है ना, हर किसी का रिलेशन जो होता है, अब रिलेशन के नाम पे तुम ये वो मत समझ जाना। ठीक है ना, रिलेशन का मतलब भाई बहन का भी हो सकता है और कोई और चीज का भी हो सकता है। ठीक, तो आप जो सोचना चाहो, इफ वी टेक अ पीस ऑफ चॉक, क्यूब ऑफ आइस एंड आयरन, ये मैंने आपको बता दिया। चलो आप अगले चलते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्या था, आपको मैं और एक कुछ चीज बताता हूँ। सॉल्यूशन आपको पता है क्या होता है, सॉल्यूशन हम बोलते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को। ठीक है, सॉल्यूट क्या होता है, जिसे हम मिला रहे हैं, जिसे हम मिला रहे हैं, और सॉल्वेंट वो होता है जिसके अंदर मिला रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैंने बोला भाई सॉल्ट सॉल्यूशन, अगर मैंने बोला सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब है भाई नमक वाला पानी, नमक वाला पानी। तो सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूट से मिलके बना होगा। सॉल्यूशन तो भाई किससे बनके बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। तो यहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या क्या होगा, सॉल्यूट क्या होगा, मेन कंपोजिशन, जिसके नाम से उस सॉल्यूशन का नाम रखा गया है। सॉल्यूशन का नाम क्या है, सॉल्ट, तो मेन कंपोजिशन क्या होगी, सॉल्ट होगी। मेन कंपोजिशन क्या होगी भाई, सॉल्ट होगा। ठीक है, सॉल्वेंट, सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब होता है कि भाई नमक वाला पानी, नमक वाला पानी। तो सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, तो आपको एक चीज पता होगी क्या, कि सॉल्यूट की मात्रा दोनों के कंपेयर में क्या होती है, कम होती है, और सॉल्वेंट की मात्रा इन दोनों के कंपेयर में ज्यादा होती है। ठीक है, सब आप सभी को पता है।
आगे समझ में। अब एक सॉल्यूशन होते हैं, दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, कौन कौन से? एक होता है भाई डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे बोलेंगे? सॉल्यूशन है मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बना, ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बना। अब डाइल्यूट का मतलब है कि भाई जो मेन कंपोजिशन है ना वो उसकी मात्रा क्या है, कम है। एक्चुअल में मेन कंपोजिशन क्या है, सॉल्यूट, उसकी मात्रा एक्चुअल में दोनों के कंपेयर में कम होती है, बट हद से ज्यादा कम है, और सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने बोला डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि भाई ये किससे बना होगा, सॉल्यूट से बना होगा, सॉल्ट तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना होगा, ठीक है। अब डाइल्यूट एसिडिक का मतलब क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है, कंपोजिशन क्या है, मेन कंपोजिशन किसे बोलते हैं, सॉल्यूट को, तो सॉल्यूट क्या होगा यहाँ पर, एसिड होगा, ठीक है। और डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब है कि भाई जो डाइल्यूट एसिड है ना, मतलब मेन कंपोजिशन है बहुत कम है। डाइल्यूट का मतलब होता है कि मेन कंपोजिशन की मात्रा कम है, मेन कंपोजिशन कौन है, सॉल्यूट मतलब एसिड, तो इसकी मात्रा बहुत कम है, और सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ज्यादा हाई है। जो हमारी मार्केट में जो एसिड मिलता है वो कैसा होता है, डाइल्यूट एसिडिक होता है। डाइल्यूट एसिडिक का मतलब होता है कि भाई खुद जो एसिड की मात्रा है वो बहुत कम है, और सॉल्वेंट मतलब कि उसके अंदर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है। सॉल्वेंट हमेशा पानी नहीं होता, और भी हो सकता है, बट जनरली क्या होता है, पानी ही होता है। तो सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। जो अब इसका अपोजिट होता है कंसंट्रेटेड एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा, लिख लेना। एक और सॉल्यूशन होता है जिसका नाम है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसका मतलब सॉल्यूशन तो भाई सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना होगा, ठीक है। अब कंसंट्रेटेड का मतलब है कि सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है, मतलब मेन कंपोजिशन की मात्रा ज्यादा होगी और सॉल्वेंट की मात्रा कम होगी। एग्जांपल लेते हैं, कंसंट्रेटेड एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना होगा। मैं ऐसे ऐसे नोट कर रहा हूं, आप सभी समझ जाना। सॉल्यूट किसको करा है, सॉल्यूट, चलो लिख ही देता हूं, क्या ही जा रहा है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब मैंने बोला क्या भाई, कंसंट्रेटेड एसिडिक सॉल्यूशन। अब एसिड कौन सा होगा दोनों में से, सॉल्यूट होगा, क्योंकि मेन कंपोजिशन किसको बोलते हैं, सॉल्यूट को बोलते हैं, तो यही एसिडिक होगा, ठीक है, यही एसिड होगा। अब कंसंट्रेटेड का मतलब है कि भाई जो मेन कंपोजिशन है उसकी मात्रा ज्यादा है और सॉल्यूट की मात्रा कम है, मतलब कि ये प्योर क्या हो गया, एसिड हो गया। तो ये मार्केट में बिकता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा सकता है। जो पहले एसिड मिलते थे जो लड़कियों के ऊपर फेंके जाते थे वो यही होते थे, ठीक है भाई, बहुत गलत होता था पहले। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बैन करा। तो कैसे एसिड लेके आए गवर्नमेंट मार्केट के अंदर, डाइल्यूट एसिडिक एसिड, डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि इतनी हार्मफुल नहीं है बॉडी के लिए। ये भी हार्मफुल है बट इतना नहीं है जितना कंसंट्रेटेड होता है। और अगर कोई रिएक्शन में हमें लिखा हुआ है कोई चीज डाइल्यूट है तो उसको हम डिनोट करते हैं, उसके आगे बस हमने क्या लिखना है, दिल, ठीक है। और अगर हमें कोई रिएक्शन में हमने क्या लिखा है, ऐसा सॉल्यूशन जो कैसा है, कंसंट्रेटेड है, उसको हमें लिखना है CuO, ठीक है। आगे सुन, तो इसको डिनोट करते हैं। अब चलते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर अब 3 टाइप की होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑल द मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। फॉर एग्जांपल सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ठीक है। अब एक एक पढ़ते हैं आराम से। सबसे पहले आता है भाई क्या, सॉलिड। सॉलिड क्या है, इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। अब सॉलिड के अंदर क्या होता है भाई, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। स्पेस जो होता है वो ना के बराबर ही होता है। देखो स्पेस एक्चुअल में तो है बट बिल्कुल ही नहीं है, कहने का मतलब ये है कि ना के बराबर स्पेस है, ठीक है। देखो कितने कॉम्पैक्ट तरीके से बंद हुए हैं, क्लोज्ड है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, क्लोजली पैक्ड होते हैं। There is a strong force of attraction between the particles of solid which hold them together in a fixed position। मतलब जो कोहेशन फोर्स है इन दोनों
दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होती है जिसे हम कोहेशन फोर्स बोलते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तभी तो पार्टिकल्स पास पास हैं, फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी, समझ रहे हो, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो तो भाई पार्टिकल्स पास पास होंगे ना। तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होती है जिसे हम कोहेशन बोलते हैं वो बहुत ज्यादा होती है। The particles of solid only vibrate about their position। अब हमने पढ़ा था कि क्या जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूविंग करते हैं, बट सॉलिड के जो पार्टिकल्स होता है वो मूव कर नहीं पाते क्योंकि स्पेस इतना होता नहीं है, अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, बट वो अपनी जगह पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, वाइब्रेट करते हैं। दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन, ये मूव नहीं कर सकते क्योंकि स्पेस इतना है ही नहीं। सॉलिड हैव फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। अब इनके पार्टिकल्स की फिक्स शेप मतलब फिक्स पोजीशन है, तो ओवरऑल जो ये शेप बनाते हैं उनकी भी क्या होती है, फिक्स शेप होती है, फिक्स शेप है, और वॉल्यूम भी क्या होगी, फिक्स होगी। वॉल्यूम फिक्स है मतलब कि ये पार्टिकल्स अपने इधर जगह से हिलते नहीं है, तो वॉल्यूम भी क्या करेंगे, फिक्स करके रखेंगे। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, सॉलिड को हम कंप्रेस कर ही नहीं सकते, अगर कंप्रेस करेंगे तो वो क्या करेगी भाई, चीज को तोड़ देगी। कोई भी सॉलिड मटेरियल देखो, अगर उसको ऊपर दबाव डालो, कंप्रेस करो तो वो चीज टूट जाएगी, कंप्रेस नहीं होगी। सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, ऑफ कोर्स डेंसिटी ज्यादा होती है, डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लेना, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। अब मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल प्रेजेंट जो है, क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल प्रेजेंट, जो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल प्रेजेंट है ना उसको हम बोलते हैं मास, ठीक है। मतलब जो एटम्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो कितने प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर, उसको हम बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। डेंसिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर मास बढ़ेगा कोई चीज का तो उसकी डेंसिटी बढ़ेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगी किसी चीज की तो उसकी डेंसिटी कम होगी, मतलब उल्टा, ठीक है। अगर वॉल्यूम कम होगी तो डेंसिटी बढ़ेगी। आगे समझ, तो अगर लिमिटेड वॉल्यूम है उसके अंदर बहुत ज्यादा पार्टिकल्स डाल रखे हैं, मतलब मैंने उसका बहुत ज्यादा मास बढ़ा दिया तो उसकी डेंसिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसलिए सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है। दे आर हैवी, हैवी तो होंगे क्योंकि मास ज्यादा है। सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, सॉलिड को अगर मैंने किसी चीज के अंदर डाला तो वो उस शेप को नहीं एक्वायर करता, उस शेप में कन्वर्ट नहीं होता, तो भाई वो शेप नहीं लेता उस चीज की, क्योंकि सॉलिड है भाई, उसके पार्टिकल अपनी जगह पे फिक्स है, ठीक है। सॉलिड डू नॉट फ्लो, फ्लो नहीं कर पाता। अगला आता है क्या, अब सॉलिड के बारे में कुछ क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन क्या, द रबर बैंड चेंजेस इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, देन व्हाई डू वी कॉल इट इज अ सॉलिड। अभी हमने पढ़ा कि भाई सॉलिड की जगह मतलब पोजीशन क्या होती है, फिक्स होती है, उनकी हम शेप चेंज नहीं कर सकते। बट रबड़ क्या है भाई, सॉलिड है, रबड़ को हम सॉलिड बोलते हैं, बट उसकी हम शेप को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है। सॉलिड की एक और डेफिनेशन होती है, क्या क्या होती है कि अगर हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई, कोई भी सॉलिड के ऊपर अगर हमने फोर्स लगाई, अगर वो फोर्स हटाने के बाद अपनी दोबारा से शेप क्या कर रहे हैं, रीगेन कर रहे हैं, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे। अब रबर बैंड है, रबर बैंड को हमने स्ट्रेच करा, हमने एक फोर्स लगाई, स्ट्रेच करा, अगर हमने फोर्स लगाना बंद कर दिया, मतलब हमने इसको छोड़ दिया, तो एक्चुअल जो उसकी पोजीशन थी ना जो पहले, वो उसी पोजीशन में आ जाएगा, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि उसकी शेप चेंज नहीं हुई, जब हमने शेप चेंज करी, वो शेप चेंज कब हुई, जब हम फोर्स लगा रहे हैं उसी टाइम हुई, जैसे हमने फोर्स लगाना बंद कर दिया वो दोबारा अपनी शेप में आ जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। द रबर बैंड इज कंसीडर्ड अ सॉलिड बिकॉज इट चेंजेस शेप अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स व्हिच स्ट्रेच इट, and when the force is removed the rubber band regains its original shape like all other solid. If rubber band is stretched with a large force is break, हमने पता है कि भाई सॉलिड क्या होता है, ब्रेक हो जाता है जब फोर्स लगाते हैं, तो अगर हम लार्ज फोर्स लगाएंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। If salt and sugar do not appear to have a fixed shape, then why do we call them solid? सॉलिड की डेफिनेशन क्या है, मतलब प्रॉपर्टी क्या है कि भाई सॉलिड फिक्स शेप नहीं है होती, मतलब फिक्स शेप होती है बट वो एक्वायर नहीं करते एक कंटेनर की शेप को। बट जैसे मैंने एक कंटेनर में एक वेसल के अंदर क्या डाला, सॉल्ट और सॉल्यूशन डाला, तो वो पूरी की पूरी शेप बन जाती है उनकी। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, टेनी टेनी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, बहुत छोटे होते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि भाई कि वो पूरी की पूरी क्या वेसल की शेप में कन्वर्ट हो गए हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। जैसे ये वेसल है तो वो छोटे छोटे से तो है, तो एक के ऊपर एक आ लगे, इसलिए हमें लगता है कि भाई पूरा का पूरा भर गया है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं।
Actually, this problem arises because the salt and sugar have very tiny crystals. Salt and sugar are considered to be solid because the shapes of individual crystal of salt and sugar remain fixed even when they are put in jars of different shape. क्योंकि इनकी शेप जो है एक इंडिविजुअल की, एक पार्टिकल्स की, वो क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। क्योंकि अगर हम एक दाना उठाएंगे तो उसकी शेप क्या होगी, फिक्स होगी। अगला क्या, अब स्पॉन्ज, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आता है कि स्पॉन्ज क्या है भाई। स्पॉन्ज को हम दबा सकते हैं, ठीक है, तो भाई उसको हम सॉलिड क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो जाती है भाई, एयर ट्रैप हो जाती है, एयर घुस जाती है, ठीक है। अब जैसे हमने कंप्रेस करा, तो जब कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस करने के बाद जो एयर उसके अंदर प्रेजेंट है वो बाहर जाएगी, ठीक है ना, इसलिए हम कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर एयर प्रेजेंट है। अब एक लिमिट आएगा, एक टाइम आएगा कि भाई हम उसको कंप्रेस आगे नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जितनी एयर थी, ट्रैप थी, वो बाहर रिमूव होगी, वो बाहर निकल चुकी है, ठीक है। A sponge is considered to be solid because its compressibility is due to the presence of minute pores in it which are filled with air. When we force the sponge, air is expelled from its holes, making it highly compressible. आगे समझ में आपको, चलो आगे चलते हैं। अब आता है भाई हमारा लिक्विड। इन लिक्विड द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर। अब लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। डायग्राम ही गायब हो रहे हैं, ठीक है, हम बनाए तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो भी एक्चुअल में क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, बट इतने नहीं होते जितने किसके थे, सॉलिड के थे, ठीक है। इनके बीच में स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है सॉलिड के कंपेयर में, ठीक है। इन लिक्विड द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर बट दे आर नॉट क्लोज एज इन सॉलिड। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर स्लाइटली मोर देन दैट इन सॉलिड बट दे आर स्टिल वेरी स्मॉल, ठीक है। अब जो स्पेस होता है वो सॉलिड के कंपेयर में ज्यादा होता है बट फिर भी कम होता है, इतना ज्यादा नहीं होता, सॉलिड के कंपेयर में ज्यादा होता है, ठीक है। लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे हैव नो फिक्स्ड शेप। वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स होती है, बट इनकी शेप क्या है, फिक्स नहीं है। आपको सबको पता है लिक्विड पानी, पानी की शेप कोई नहीं होती, जिस वेसल के अंदर डालते हैं उसी शेप को वो एक्वायर कर लेती है, बट उसकी जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। हम 2 लीटर की बोतल के अंदर 3 लीटर पानी नहीं भर सकते, 2 लीटर पानी ही भर सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसकी वॉल्यूम फिक्स है। लिक्विड टेक द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर प्लेस्ड। अभी मैंने आपको बता दिया कि जिस वेसल के अंदर हम डालेंगे उसी की वो शेप एक्वायर कर लेगा, ठीक है। लाइक सॉलिड लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस मच। लाइक सॉलिड और लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस मच, ठीक है। लाइक सॉलिड, सॉलिड की तरह लिक्विड भी क्या भाई, कंप्रेस नहीं होता, कंप्रेस नहीं होता। ऐसा मतलब नहीं कि कंप्रेस हम नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत कर सकते हैं कंप्रेस, ठीक है, बहुत लिटिल कंप्रेस कर सकते हैं बट ज्यादा नहीं, क्योंकि वो टूट जाएगा। दे आर यूजली लेस डेंस देन सॉलिड। डेंसिटी क्या होती है भाई, मास अपन में वॉल्यूम, तो सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है लिक्विड की डेंसिटी से। मैं डेंसिटी बता देता हूं आपको कि डेंसिटी सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है, सॉलिड के अंदर, फिर होती है लिक्विड के अंदर, फिर होती है गैस के अंदर, ठीक है। पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड है। सेम वॉल्यूम ली हमने सॉलिड की और सेम वॉल्यूम ली हमने लिक्विड की, और उसके अंदर डाला हमने लिक्विड और उसके अंदर डाला हमने सॉलिड। सॉलिड के पार्टिकल पास पास होते हैं तो उसका मास क्या होगा, ज्यादा होगा, सॉरी उसका मास क्या होगा, ज्यादा होगा, तो डेंसिटी ज्यादा होगी। लिक्विड के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं तो उसका मास कम होगा, तो डेंसिटी कम होगी सॉलिड के कंपेयर में, ठीक है। लिक्विड डो नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। लिक्विड अपने कंटेनर को फिल नहीं कर पाते ढंग से। लिक्विड जनरली फ्लो इजिली, ठीक है। लिक्विड क्या करती है, फ्लो कर सकती है, आपको सबको पता है। अगला आता है भाई गैस। ये गैस का डायग्राम है। गैस के पार्टिकल देखो कितने कम आ रहे हैं उसी सेम वॉल्यूम के अंदर, और कितने दूर दूर है। इन गैसेस द पार्टिकल्स आर मच फर्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। जैसे सॉलिड और लिक्विड में थे उससे उसके कंपेयर में पार्टिकल्स इनके दूर दूर है। गैसेस हैव नाइदर अ फिक्स शेप एंड नोर अ फिक्स वॉल्यूम। ना ही गैसेस की फिक्स शेप होती है और ना ही फिक्स वॉल्यूम होती है। गैसेस एक्वायर द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द वेसल इन विच दे आर केप्ट। गैसेस क्या करते हैं, एक्वायर कर लेते हैं उसी शेप को जिस वॉल्यूम जिस वेसल के अंदर उनको डाला गया, जिस वेसल के अंदर उनको प्लेस करा गया, जिस वेसल के अंदर उनको केप्ट करा गया। गैसेस कैन बी कंप्रेस इजिली इनटू अ स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है। गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, तो जैसे हमने उसको कंप्रेस करा, उसके ऊपर प्रेशर डाला तो उसके पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके हम क्या बढ़ा सकते हैं, वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। जैसे हम 1 लीटर की जो
बोतल होती है, उसके अंदर हम बहुत लीटर, बहुत केजी, बहुत लीटर के हम क्या डाल सकते हैं, गैसेस डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कंप्रेसिबल है। गैसेस फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, पूरे कंटेनर को फिल कर सकते हैं अच्छे से कंप्लीटली। गैसेस फ्लो इजिली, गैसेस फ्लो भी कर सकती है इजिली, ठीक है। अगला आता है भाई क्या क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। अब इनमें से क्या मैटर है, चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, एलमोड्स, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। ये आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, ये आपके होमवर्क में कमेंट सेक्शन में आप बता देना कि जो जो मैटर है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास अपन में वॉल्यूम। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग डेंसिटी, ठीक है। इंक्रीजिंग डेंसिटी में आपको बताना है सबसे कम, फिर से ज्यादा, फिर से ज्यादा, ठीक है, आप सबको बताना है होमवर्क में। आपको मैंने बता दिया था डेंसिटी सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है, सॉलिड के अंदर, फिर होती है लिक्विड के अंदर, फिर होती है गैस के अंदर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, गैस, फिर लिखना पड़ेगा लिक्विड, फिर लिखना पड़ेगा सॉलिड वाली चीजें, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कर लेना आप। फिर नया टॉपिक आता है, उससे पहले मैं एक आपको चीज बता देता हूँ। आपने डिफ्यूजन प्रोसेस पढ़ लिया। डिफ्यूजन प्रोसेस का मतलब होता है कि अपने आप दो डिफरेंट चीजें जब मिक्स होती हैं, ठीक है। आपने लिक्विड इन लिक्विड देखा होगा डिफ्यूजन, मतलब पानी के अंदर एक लिक्विड के अंदर लिक्विड डिसॉल्व कर रहा है, अपने आप ही हो गया। जैसे कि पानी के अंदर आपने दूध डाल दिया तो अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। गैसेज इन गैसेज, मतलब गैसेज अपने आप ही गैसेज के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, मिल जाती है, सभी ने देखा होगा। बट आपने सॉलिड इन सॉलिड नहीं देखा होगा। कभी देखा आपने सॉलिड इन सॉलिड? सॉलिड के ऊपर, मतलब सॉलिड के अंदर सॉलिड क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया खुद से ही, अपने आप से। अगर आपको एग्जांपल नहीं पता तो मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। क्या आपने देखा होगा ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के ऊपर जब हम चौक से लिखते हैं, किसके ऊपर, ब्लैक बोर्ड के ऊपर जब हम चौक से लिखते हैं, कुछ दिन बाद जब हम आके देखते हैं तो चौक ना अंदर घुस जाता है सॉलिड के अंदर। देखा होगा आपने, अच्छे से साफ नहीं होता जल्दी, ठीक है ना। जब हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा छोड़ देते हैं चौक से बहुत दिन तक, तो वो चौक मिटता नहीं है। मिटता क्यों नहीं, क्योंकि वो चौक तो जान था ना, वो किसके अंदर घुस गया, ब्लैक बोर्ड के अंदर घुस गया है, क्योंकि वहां पर भी कौन सा प्रोसेस हुआ है, डिफ्यूजन हुआ है, ठीक है। तो डिफ्यूजन जो प्रोसेस है वो सॉलिड के अंदर, सॉलिड एंड सॉलिड के अंदर बहुत टाइम लेता है होने में, ठीक है। अगला हमारा क्या टॉपिक आता है भाई, टेम्परेचर के बारे में। तो हमने कुछ स्केल्स पढ़ने हैं, दो तरीके के स्केल्स पढ़ने हैं हमने, सेल्सियस और केल्विन। तो हम चलो पढ़ते हैं। द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर, जो कॉमन यूनिट है, जो आमतौर पे हम यूज करते हैं, वो कौन सी है, सेल्सियस, ठीक है। वो कौन सी है, सेल्सियस। वी यूज सेल्सियस स्केल्स ऑफ टेम्परेचर फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इन आवर डे लाइफ। हम डेली लाइफ में कौन सा यूज करते हैं, टेम्परेचर, सेल्सियस। द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एटसेट्रा। तो इनको भी जो हम मेजर करते हैं वो कौन से स्केल से करते हैं, कौन से स्केल से करते हैं, सेल्सियस स्केल से करते हैं, ठीक है। अब लिखने का तरीका क्या भाई, इज डिग्री सेल्सियस। इसको लिखते हैं हम ऐसे, विच इज रिटन इन द शॉर्ट फॉर्म एस, ये, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका है, ठीक है, इस फॉर्म में उसको लिखते हैं। रीड एज एक्सपेरिमेंट आर ऑल कैलिब्रेटेड इन डिग्रीज सेल्सियस, ठीक है। इसको जो हम रीड करते हैं वो कैसे करते हैं, डिग्री सेल्सियस के अंदर। इवन द क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होते हैं विच वी यूज फॉर मेजरिंग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज कैलिब्रेटेड ऑन द सेल्सियस स्केल। जो टेम्परेचर नापते हैं ना थर्मोमीटर, जो पहले होता था, आज तो डिजिटल वाले आ गए हैं, जो पहले थर्मोमीटर होते थे, ठीक है ना, जो डॉक्टर यूज करता था, उसके अंदर कौन सा टेम्परेचर मेजर करते थे, कौन से स्केल से करते थे, सेल्सियस स्केल से करते थे, ठीक है। The melting point of ice on Celsius scales of temperature is 0 डिग्री सेल्सियस। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट को बोलते, मतलब मेल्टिंग पॉइंट किसे बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। डिग्री सेल्सियस को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस का मतलब है कि भाई आइस इस टेम्परेचर के ऊपर क्या हो जाना स्टार्ट कर देती है, मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। ये दादाजी ने दिया था। अब ये दादाजी थे, एक और दादाजी, इन्होंने किसके बारे में बताया, ठीक है ना, इन्होंने बताया किसके बारे में, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। इन्होंने बताया कि भाई टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो सेल्सियस नहीं, वो क्या है, केल्विन है, ठीक। देयर इज एन अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर, जिसको हम क्या बोलते हैं, केल्विन स्केल बोलते हैं टेम्परेचर का, विच इज यूज्ड बाय साइंटिस्ट, किन्हों के द्वारा यूज करा जाता है, साइंटिस्ट के द्वारा यूज करा जाता है, मेनली फॉर रिसर्च वर्क। द एसआई यूनिट क्या है भाई, टेम्परेचर की, वो है केल्विन हमारी, ठीक है। ये गलती से आ गया,
ठीक है। द यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज केल्विन, जो यूनिट है ना मेजरिंग करने की टेम्परेचर को, वो है केल्विन, विच इज डिनोटेड बाय सिंबल के, सिर्फ हम के से डिनोट करते हैं इसको और कुछ नहीं लिखते, आगे डिग्री वगैरह कुछ नहीं लिखते। प्लीज नोट दैट द वर्ड डिग्री और इट्स साइन, ये वाला, इज नॉट रिटन विद द केल्विन स्केल, ठीक है, विद द केल्विन स्केल। तो केल्विन को सिर्फ हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। आगे समझ, द मेल्टिंग, ये गलती से काट देना इसको, कुछ भी नहीं हुई, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया ये। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन केल्विन स्केल इज 273 केल्विन, मतलब हमने पढ़ा था सेल्सियस स्केल, सेल्सियस कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है, और केल्विन के स्केल के ऊपर कितना होता है 273, तो मतलब दोनों ही बराबर होंगे, दोनों ही क्या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है, ये है सेल्सियस स्केल के ऊपर, ये है हमारा केल्विन स्केल के ऊपर। तो ये जो तुम्हारे दादा थे इनका नाम था लॉर्ड विलियम केल्विन, और जो हमारे दूसरे वाले दादा थे जिन्होंने हमारा क्या दिया था, सेल्सियस दिया था, उनका नाम था एंड्रियस सेल्सियस। क्या था उनका नाम, एंड्रियस सेल्सियस, ठीक है। आगे चलते हैं, जो हम अब देखते हैं रिलेशन किसके बीच में, सेल्सियस और केल्विन के बीच में। अब मैं आपको बताता हूँ सेल्सियस का दूसरा नाम क्या है भाई, दूसरा नाम है सेंटीग्रेड। सेल्सियस को हम और किस नाम से पुकारते हैं, सेंटीग्रेड। अब ये स्केल्स है, ठीक है, जो हमारा 0 केल्विन होता है वो सेल्सियस में किसके बराबर होता है, -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। उसके बाद आता है भाई 0 डिग्री सेल्सियस, जो केल्विन स्केल के ऊपर कितना होता है 273 केल्विन, जिसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हैं, और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, जो सेल्सियस स्केल के ऊपर होता है, वो किसके बराबर होता है, केल्विन स्केल के ऊपर 373 केल्विन के बराबर होता है, जो किसका है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। अब ये फॉर्मूला बना हमारा क्या, केल्विन किसके बराबर होता है, टेम्परेचर ऑन केल्विन, टेम्परेचर ऑन केल्विन किसके बराबर होगा, टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, अगर तुमसे पूछा गया क्या कि सेल्सियस निकालो, केल्विन दे रखा है 273, ठीक है, हमें निकालना है, हमें बता रखा है कि 273 केल्विन टेम्परेचर सेल्सियस स्केल के ऊपर कितना डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। तो केल्विन की वैल्यू डाल दो, क्या 273, तो 273 इक्वल टू C प्लस 273, तो अब 273 उधर जाके माइनस हो जाए तो कितना आ गया, 0 डिग्री, क्योंकि सेल्सियस तो लगाना क्या है, डिग्री लगाना बहुत जरूरी, पता चल गया ना, देखो आ गया ना, ये देखो 273 केल्विन किसके बराबर, 0 डिग्री, हमने निकाल भी दिया न्यूमेरिकल फॉर्म में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रख लेना, ये वाला फॉर्मूला KC प्लस 2, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या मैटर चेंज कर सकता है अपनी स्टेट को, क्या मैटर सॉलिड जो है वो लिक्विड में हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्या जो मैटर लिक्विड के अंदर है क्या वो गैस में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो हम अब देखेंगे। हमारे पास दो मेथड होते हैं जिससे हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं। पहला मेथड हमारा कि हम क्या करें, टेम्परेचर को चेंज कर दें, और दूसरा जो हमारा मेथड है क्या हम प्रेशर को चेंज करके स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या कि जो टेम्परेचर के द्वारा स्टेट करी जाती है, स्टेट को चेंज करा जाता है, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो भाई हुआ क्या, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स and the amount of movement, मतलब kinetic energy of particles can be changed by changing the pressure and temperature of a substance। अब भाई स्टेट चेंज करनी है, सपोज करो ये क्या है, सॉलिड, ठीक है, सॉलिड के पार्टिकल्स पास पास होते हैं, स्पेस ना के बराबर है। अगर मुझे अगर स्टेट चेंज करनी है तो मुझे इसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रही है उसको खत्म करनी पड़ेगी, आ रही समझ। तो मुझे पहला काम क्या करना है, फोर्स खत्म करनी है, दूसरा काम इनका स्पेस बढ़ाना है। स्पेस कब बढ़ जाएगा, जब फोर्स कम करूंगा, और स्पेस बढ़ाना है तो मतलब इनको मूव करवाना पड़ेगा, आ रही समझ, तीनों चीजें लिंक हो रही है इसमें, ठीक है। अब पहले पढ़ते हैं क्या कि जो इफेक्ट ऑफ चेंज है टेम्परेचर के द्वारा, वो क्या पढ़ते हैं। अगर हम टेम्परेचर के द्वारा क्या करते हैं, स्टेट चेंज करते हैं, वो हम कर सकते हैं 5 तरीके से, वो हम आगे पढ़ेंगे। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, मतलब हीटिंग, अ सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, वेपर स्टेट मतलब जिसे बोलते हैं, एंड दे डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे मतलब कूलिंग कर रहे हैं, अ गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, गैस को हम लिक्विड बना सकते हैं दोबारा, और लिक्विड को हम सॉलिड बना सकते हैं दोबारा ठंडा करने के ऊपर। तो वो सारे ये पॉइंट्स हैं, ये टॉपिक्स हैं, हम इसको पढ़ते हैं। अगर हमें क्या करना है, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट करना है, सॉलिड टू लिक्विड मतलब पार्टिकल्स पास पास है
और हमें पार्टिकल दूर दूर करने हैं, तो मतलब हमें क्या करनी पड़ेगी, नीचे आग लगानी पड़ेगी, नीचे आग लगानी पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। आगे बढ़ेगा। अब लिक्विड टू गैस, लिक्विड के पार्टिकल दूर दूर होते हैं इतने, और गैस के पार्टिकल और दूर दूर होते हैं, मतलब इनके नीचे भी आग लगाई है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, बॉयल करना पड़ेगा। आगे पढ़ेंगे, इनके लिए बॉयलिंग प्रोसेस होता है। जब गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। जब लिक्विड को सॉलिड में चेंज करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। और जब हम सॉलिड टू गैस करते हैं उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। और जब हम गैस टू सॉलिड करते हैं उसे हम बोलते हैं डिपोजिशन। बहुत सारी बुकों में सब्लिमेशन ही दे रखा है इसको, ठीक है ना, बहुत सारी बुक्स में डिपोजिशन को सब्लिमेशन ही बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, मेल्टिंग, मतलब सॉलिड टू लिक्विड। तो भाई ये क्या है, सॉलिड है, जैसे हमने बाहर निकाला इसको, बर्फ को, तो ये पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसको क्या कर रहा है, हीट दे रहा है। द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। ये मेल्टिंग का एक प्रोसेस है। जब सॉलिड को गर्म करते हैं और वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, चेंज होना, लिक्विड में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग और फ्यूजन। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जिस पॉइंट के ऊपर जो सॉलिड है वो मेल्ट होना स्टार्ट कर रहा है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट कर रहा है, जिस पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। A change of state take place during melting or fusing. The melting of a solid substance take place at a fixed temperature. ये क्या होता है, फिक्स टेम्परेचर के ऊपर होता है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे लेटिन इट, उसमें बताऊंगा। The temperature at which a solid substance melts and changes into liquid at atmospheric pressure is called melting point. जिस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर के ऊपर वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहा है, उस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब सबको पता है जो आइस है वो किस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट होना स्टार्ट कर जाती है, मतलब लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट कर जाती है, वो है 0.0 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या, मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। मेल्टिंग प्रोसेस अलग है, मेल्टिंग पॉइंट अलग है। मेल्टिंग क्या है, जब वो मेल्टिंग का एक प्रोसेस है, मेल्टिंग पॉइंट का एक पॉइंट है, एक पॉइंट ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है। अब ये मतलब क्या है इसका, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज अ मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। मतलब पार्टिकल्स के बीच में इतना ज्यादा फोर्स लग रही है कि हमें टेम्परेचर बहुत बढ़ाना पड़ रहा है, बहुत गर्म करना पड़ रहा है, तभी वो अपने आप को दूर कर रहे हैं, ठीक है ना। उसी के ऊपर बेस है इनका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब भाई एक प्रोसेस आता है, ये तो गायब ही हो रहा है यार, गलत बात है यार, ठीक है ना। जब मैं बताया तो आपको, अभी हमने क्या कर लिया, सॉलिड टू लिक्विड कर लिया, अब हम करेंगे लिक्विड टू गैस। उस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन। मतलब जब भी हम वो प्रोसेस जिसमें हम लिक्विड सब्सटेंस को चेंज करते हैं गैसेस के अंदर हीटिंग पे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बॉइलिंग, ठीक है। बॉइलिंग के साथ साथ हम और क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। अब वो पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर एक लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट कर रहा है, किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट कर रहा है, गैसियस स्टेट के अंदर, उस पॉइंट को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। दोबारा बताता हूं, जिस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर के ऊपर क्या लिक्विड स्टार्ट हो रहा है वेपर में कन्वर्ट होना, गैसेस में कन्वर्ट होना, उस पॉइंट को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। A change of state take place during boiling. The boiling of a liquid take place at a fixed temperature. एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर होता है, जिस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं आगे जाके, बॉइलिंग पॉइंट। The temperature at which a liquid boils and changes rapidly into a gaseous state at atmospheric pressure is called boiling point, ठीक है। सेम वही चीज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ी जा रही है, ठीक है। ये एग्जांपल है, पानी को बॉइल करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसेस स्टेट में। अगला है क्या, गैस टू लिक्विड चेंज। अब गैस को जब लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। अब कंडेंसेशन का प्रोसेस देखो, एक केटली है, इसके अंदर क्या डाल रखा है, लिक्विड डाल रखा है, उसको क्या करिए, हीट दिए, इसको क्या करिए, हीट दे रही है। अब हीट देने के बाद जो पानी है वो किस में अंदर कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम के अंदर। स्टीम को हम क्या बोलते हैं, गैसीय स्टेट में है, ये गैसीय स्टेट में। अब उसके ऊपर क्या ले रखा है, एक पैन ले रखा है, फ्राई पैन, जिसके अंदर आइस क्यूब डाल रखी है। आइस क्यूब जैसे डाल रखे तो मतलब इस फ्राइंग पैन का, जो फ्राइंग पैन है उसका टेम्परेचर क्या हो रखा है, राइज हो रखा है, सॉरी डिक्रीज हो रखा है, ठंडा हो रखा है।
जब ठंडा हो रखा है, डिक्रीज हो रखा है, तो जैसे उसके ऊपर गैसी स्टेट के ऊपर जब कन्वर्ट, जब जो वेपर है वाटर की जब उसके ऊपर टकराएगी तो वो क्या होगी, ठंडी होगी। जब वो ठंडी होगी, उसको टेम्परेचर मिल रहा है, तो उसके पार्टिकल्स पास पास आएंगे, किसके, गैसेस के। जब गैसेस के पार्टिकल्स पास पास आएंगे तो इसका मतलब है कि वो अपनी स्टेट चेंज कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा सबको कि गैस बन गई। अब गैस जब बन गई, गैस के पार्टिकल्स होते हैं दूर दूर। ठीक है, जैसे इसके ऊपर तवा रखा जिसके अंदर क्या है, आइस क्यूब है, इस बॉडी का टेम्परेचर ठंडा है, जब ऊपर टकराएंगे तो पार्टिकल्स क्या होंगे, ठंडे होंगे। ठंडे होंगे तो पार्टिकल्स पास पास आएंगे। आपको सबको पता है ठंड में जब हम सोते हैं तो हम पास पास होकर सोते हैं। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स पास पास आएंगे, जैसे ये पास पास आएंगे तो मतलब इनकी स्टेट चेंज होगी। ठीक है, तो ये पानी के अंदर दोबारा कन्वर्ट हो जाएगी। आगे समझो आपको। If we cool steam or water vapor by lowering its temperature, it's converted into liquid water. In this case, a gas, मतलब steam changes into liquid, so a change of state has taken place. The process of changing a gas to liquid by cooling is called condensation. ठीक है, condensation is the reverse of boiling और vaporization. ठीक है, reverse होता है किसका, boiling का। boiling में करा है हमने, boiling में क्या करा है भाई हमने, boiling में हमने करा है लिक्विड को गैस स्टेट में कन्वर्ट, बॉयल में हमने करा है लिक्विड को गैसेस के अंदर कन्वर्ट। अब कंडेंसेशन में क्या करा हमने, गैसेस को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट, तो क्या हो गया, रिवर्स हो गया ना, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिवर्स। अगला हमारा फोर्थ, जिसको हम बोलते हैं लिक्विड टू सॉलिड चेंज, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग। जब लिक्विड ठंडा करते हैं हम तो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, सॉलिड के अंदर, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग। ठीक है, व्हेन वाटर इज कूल्ड बाय लोअरिंग इट्स टेम्परेचर बाय कीपिंग इन द फ्रीजर compartment of a refrigerator, it changes into a solid ice. The process of changing a liquid into solid by cooling is called freezing. उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग। ठीक है, अब फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है जिस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फ्रीज होना स्टार्ट कर देगा सॉलिड की स्टेट के अंदर, उस पॉइंट को हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग मींस सॉलिडिफिकेशन। फ्रीजिंग को और किस नाम से बुलाते हैं हम, सॉलिडिफिकेशन। फ्रीजिंग इज द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग, सो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द सेम द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब फ्रीजिंग भी क्या है भाई, उल्टा है। फ्रीजिंग में क्या कर रहे हैं हम, लिक्विड टू सॉलिड जा रहे हैं, और मेल्टिंग में क्या कर रहे थे हम, सॉलिड टू लिक्विड जा रहे थे। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, जो सॉलिड को हम क्या करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना एक सब्सटेंस का, वो किसके बराबर होता है, फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर। मतलब एक ही पॉइंट के ऊपर क्या करते हैं वो दोनों, कोई भी ऑब्जेक्ट है दुनिया का, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी सेम होगा, कोई भी दुनिया का ऑब्जेक्ट जिसका कुछ ना कुछ मेल्टिंग पॉइंट होगा, और उतना ही क्या होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, उतना ही उनका क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट। आगे आपको समझ, कोई भी ऑब्जेक्ट का मेल्टिंग पॉइंट कुछ है, उतना ही क्या होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। और एक और चीज, किसी का बॉइलिंग पॉइंट है कुछ ना कुछ, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो किसके बराबर होगा भाई, वो बराबर होगा क्या, कंडेंसेशन पॉइंट के बराबर, जिस पॉइंट के ऊपर, अबे यार ये तो मिट गया, चलो दोबारा लिख देता हूं। ठीक है, किसी का भी मेल्टिंग पॉइंट, किसी भी ऑब्जेक्ट का मेल्टिंग पॉइंट किसके बराबर होता है, उसी पॉइंट, उसी ऑब्जेक्ट के फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर। ठीक है, ऐसे ही किसी ऑब्जेक्ट का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो किसके बराबर होगा, उसी ऑब्जेक्ट के कंडेंसेशन पॉइंट के। ठीक है, उसी पॉइंट के, उसी ऑब्जेक्ट के कंडेंसेशन पॉइंट के बराबर होगा। इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। ठीक है, अगला है हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन बहुत सिंपल है, जब भी सॉलिड डायरेक्टली किसके अंदर चेंज हो रहा है, गैस के अंदर चेंज हो रहा है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज नोन एज सब्लिमेशन। इसमें ये लिख रखा है क्या, जब हम सॉलिड को डायरेक्टली चेंज करते हैं वेपर के अंदर, मतलब गैसेस के अंदर ऑन हीटिंग, उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। और उसी के साथ साथ जब वेपर को, मतलब उल्टा रिवर्स बोल रहा है, जब वेपर को सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करते हैं ठंडा करने पे, तभी उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। और मैंने और भी बता रखा है आपको कि सब्लिमेशन के साथ साथ और क्या बोलते हैं उसे, डिपोजिशन।
ठीक है। डिपोजिशन मतलब उल्टा सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन का मतलब है क्या कि सॉलिड टू लिक्विड जा रहा है, और डिपोजिशन का मतलब क्या है सॉलिड टू गैस में जा रहा है सीधा, और डिपोजिशन का मतलब है गैस टू सॉलिड में जा रहा है सीधा का सीधा, ठीक है। दोनों बोल सकते हैं, आगे समझो। द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर इज कॉल्ड सब्लिमेशन। द चेंजिंग ऑफ वेपर डायरेक्टली इनटू सॉलिड आर आल्सो कॉल्ड सब्लिमेशन और डिपोजिशन, ठीक है। देखो अब एग्जांपल देख लो, ये क्या भाई, ये सब्लिमेशन का एग्जांपल है, डिपोजिशन का एग्जांपल है, ये है डिपोजिशन का एग्जांपल। यहां पर क्या हुआ है, जो गैस फॉर्म में क्या था, पानी था, वो किसके अंदर डायरेक्टली चेंज हो गया, आइस के अंदर, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा गैस वेपर को, तो वो पास पास आके किसमें चेंज हो जाएंगी, सॉलिड के फॉर्म में। और ये क्या भाई, ये है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सीधा किसमें चेंज हो रही है, गैस स्टेट में। क्यों, क्योंकि भाई इसका क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बहुत ज्यादा लो होते हैं, तो वो टेम्परेचर ले रही है एटमॉस्फेयर से और सराउंडिंग से, वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, सीधा का सीधा गैस स्टेट में। सॉलिड है और सीधा किसमें चेंज हो रही है, गैस स्टेट में, ठीक है। तो वो किसका एग्जांपल है, सब्लिमेशन का। द कॉमन सब्सटेंस व्हिच अंडरगो सब्लिमेशन आर अमोनियम हो गया, क्लोराइड हो गया, आयोडीन, कैम्फर, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन, ठीक है। एग्जांपल है बहुत सारे जो सब्लिमेशन में हेल्प करते हैं। When these solids are heated, their particles move so quickly that they separate completely to form vapor or gas. And then when this vapor, जब वेपर को ठंडा करा जाता है, उनसे पार्टिकल्स क्या करते हैं, स्लो डाउनली क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, फिक्स हो जाते हैं अपनी जगह पे, और वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड की फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि एक सॉलिड है, उसको इतनी हीट मिल रही है कि वो सीधा किस में चेंज हो रहा है, गैसी स्टेट में। और एक गैस है, उसको इतना ठंडा करा जा रहा है, वो किस में सीधा चेंज हो रहा है, सॉलिड में, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन, ठीक है। अगला है भाई हमारा क्या, अनदर एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन इज प्रोवाइडेड बाय सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, व्हिच इज कॉमनली नोन एज ड्राई आइस, जिसे हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई आइस सब्लिमेशन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो किसमें कन्वर्ट हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो रही है। नेफ्थलीन बॉल डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी रेसिड्यू, ठीक है। अब आपने देखा होगा आपकी मम्मियां छोटी छोटी गोलियां डालती है, नारियल की गोलियां नहीं होती, वो छोटी छोटी गोलियां किसकी होती है, नेफ्थलीन बॉल्स बोलते हैं उसे, ठीक है। वो हम डालते हैं अलमारीज में, जिसमें कपड़े बहुत समय से रखे हुए हैं, तो उसके अंदर बैक्टीरिया या कुछ जम्स वगैरह ना आए, उसको मारने के लिए हम क्या डालते हैं, हमारी मम्मी क्या डालती है, नेफ्थलीन बॉल, ठीक है। वो सीधा किसमें चेंज हो जाती है, गैस स्टेट में, और कुछ भी अपना हिंट नहीं छोड़ती, कुछ भी अपना सबूत नहीं छोड़ती कि यहाँ पर एक नेफ्थलीन बॉल रखी हुई थी, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है हमारा लेटेंट हीट। अब बच्चों लेटेंट हीट क्या होती है, आप सभी को पता है कि जैसे हम किसी चीज को हीट देते हैं, अगर किसी चीज को गर्म कर रहे हैं, सपोज करो हमने पानी उबाल रहे हैं, अगर हम पानी को एक पैन के अंदर रखेंगे या पतीले के अंदर रखेंगे और उसको गर्म करेंगे, तो क्या पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, आप सभी का जवाब होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा। बट ऐसा नहीं होता, टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। आपको आज नई चीज पता चलेगी कि टेम्परेचर एक्चुअल में बढ़ता नहीं है। तो टेम्परेचर कहां जा रहा है भाई, हीट कहां जा रही है, वो ही इस टॉपिक में पढ़ेंगे। उस हीट को क्या बोलते हैं हम, लेटेंट हीट। क्या होती है लेटेंट हीट? Normally, when heat is given to a substance, then its temperature rises. This, however, is not so when a change of state of substance take place. जब भी कोई state change होती है या होनी होती है, because when heat is given to change the physical state, जब भी हम इसको heat दे रहे हैं तो उसकी physical state को change कर रहे हैं। जैसे कि हम liquid को heat दे रहे हैं, तो उसको liquid को heat क्यों दे रहे हैं, ताकि उसकी physical state change हो या उससे कुछ काम लेना है हमें। From solid to liquid, जैसे कि solid है कोई चीज, आइस को हमने liquid, आइस को हमने क्या करा, heat दिया, तो आइस को हमने हीट क्यों करा, क्योंकि उसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, या लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है। देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर, उस समय पर कोई भी टेम्परेचर में राइज नहीं होता ऑफ अ सब्सटेंस। द हीट एनर्जी व्हिच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। जो भी हीट हम दे रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं एक सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए, उस हीट का नाम क्या है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्यों है, क्योंकि हीट कैसी है, लेटेंट, लेटेंट का मतलब होता है हिडन, हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ। वो हीट क्या है, छुपी हुई है। कहां छुपी हुई है, अभी मैं आपको बताता हूं। The word latent means hidden. It is called latent heat because it becomes hidden in the substance. वो substance में छुप जाती है। कहां छुप जाती है? अब जैसे कि एक स्टेट है सॉलिड, ठीक है। अब सॉलिड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या बहुत ज्यादा है, आप सभी को पता है। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अब भाई
हमने क्या करना है, स्टेट चेंज करनी है, मतलब उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़नी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, ताकि पार्टिकल्स दूर दूर जाएं। अगर पार्टिकल दूर दूर जाएंगे तो स्टेट चेंज होगी, ठीक है ना। तो भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमने क्या दी, नीचे से हीट दी। हम क्या करेंगे, नीचे से हीट देंगे। अब हीट जो है ना वो अंदर जाके पार्टिकल्स के बीच में जाके उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर रही है, ओवरकम कर रही है, मतलब खत्म कर रही है। अब वो वहीं बिजी होगी मैडम, कौन मैडम, लेटेंट हीट। जो हीट एनर्जी गई है ना वो यहीं बिजी हो रखी है इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, क्योंकि भाई पार्टिकल्स को दूर दूर करना है, स्टेट चेंज करनी है ना। सॉलिड है ये, इसको किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब भाई जो हीट दी है वो कहां चलेगी, छुप गई है किसके अंदर, पार्टिकल्स के बीच में। वो क्या कर रही है, अपना काम कर रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ रही है, इसलिए उसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करते करते ना वो एक और काम करती है। वो एक और काम क्या करती है कि उनका टेम्परेचर, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं करने देती। वो काइनेटिक एनर्जी मतलब कि फटाफट उनको दूर नहीं करती एकदम से, फटाफट। क्या बोल रहे हो सर आप, जैसे कि मैंने हीट दी, जैसे मैं किसी चीज के नीचे हीट देता हूं तो पार्टिकल दूर दूर भागते हैं, तो उनको दूर दूर नहीं भागने देती, धीरे धीरे उनको दूर करती है। अरे तो अगर हम हीट देते हैं तो वो एकदम से भागेंगे ना, एकदम से नहीं भागने देती, आराम आराम से दूर दूर करती है वो, ताकि उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज ना हो। और काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। आ रही समझ में। अब धीरे धीरे जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी तो उनका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज नहीं होगी मतलब कांस्टेंट रहेगी, एक तरीके से थोड़ी धीरे धीरे बढ़ेगी, तो उनका टेम्परेचर भी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। आ रहा है समझ में। इसलिए टेम्परेचर में राइज नहीं होता। तो यही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ठीक है। It becomes hidden the substance undergoing the change of state and doesn't show its presence by rising the temperature. So the latent heat which is given to given to change the state of substance cannot be detected by a thermometer. Thermometer से हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। अभी एग्जांपल देखेंगे। Let us see why latent heat doesn't cause a rise in temperature. क्यों टेम्परेचर में बढ़ाती नहीं है latent, वो देखते हैं। The latent heat which we supply is used up in overcoming the force of attraction between the particles of a substance during a change of state. मैंने आपको बता दिया कि क्या हीट जो एनर्जी जा रही है वो कहां जा रही है, पार्टिकल्स के बीच में जा रही है। क्यों, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको ओवरकम करने के लिए जा रही है, ठीक है। द लेटेंट हीट डजंट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स of the substance, and since there is no increase in the kinetic energy of the particles, the temperature of substance doesn't change. काइनेटिक एनर्जी में अगर कोई चेंज नहीं होगा तो टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इनके टाइप है। इनका टाइप क्या है, पहला टाइप क्या भाई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पहला क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन को आपको सबको पता होगा किस प्रोसेस का नाम है, फ्यूजन। जब हम सॉलिड को हीट करने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब भाई सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो वहां पर जो हीट दे रही है वो भी कौन सी हीट है, लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन किस प्रोसेस का नाम है, जब भी हम लिक्विड को किस में कन्वर्ट करते हैं, वेपर में कन्वर्ट करते हैं, हीट देने के बाद उस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन, और क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं। फ्यूजन के साथ साथ और क्या बोलते हैं, इसको और क्या बोलते हैं, भाई फ्यूजन के साथ साथ बताओ भाई, फ्यूजन के साथ साथ इसको क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या है कि भाई हम लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अब इसको भी तो हीट देनी पड़ेगी ना। कौन सी हीट दे रहे हैं, लेटेंट हीट दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा नहीं रही, वो सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा नहीं रही, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब भाई एग्जांपल देखो, कितना बढ़िया एग्जांपल है। इन्होंने क्या कर रखा है, एक बीकर है, बीकर में क्या ले रखा है, आइस क्यूब्स ले रखे हैं छोटी छोटी, ठीक है, और उनके बीच में क्या डाल रखे, थर्मामीटर डाल रखे, और नीचे से क्या लगा दी, आग लगा दी। अब जैसी आग लगाई तो आइस पिघलना स्टार्ट होंगी। आइस का एक पर्टिकुलर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। आप सभी को पता है आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब भाई आइस को जैसे ही हीट करने के बाद 0 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलेगा, तो वो पिघलना स्टार्ट कर देगी। अब जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे वो पिघलना स्टार्ट कर देगी, उसके बाद जब हम टेम्परेचर देखेंगे थर्मामीटर से तो कोई भी चेंज नहीं होगा। आ रहा समझ, दोबारा बताता हूँ। आइस का कुछ नेगेटिव टेम्परेचर होगा, माइनस में टेम्परेचर होगा। जैसे हमने हीट दी तो उसका टेम्परेचर कहां तक आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस तक आ गया। 0 डिग्री सेल्सियस पे वो पिघलना स्टार्ट होगी। अब जैसे ही वो पिघलना स्टार्ट हो रही है, उसके बाद उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा जब तक वो पूरा का पूरा टोटल किस में कन्वर्ट ना हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है। अब देख ही रहे हूं यहां से 0 से बढ़ नहीं रहा, जब तक वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाती पूरी की पूरी, ठीक है। इसी जो हीट दे रहे हैं अंदर कहां जा रही है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में मदद कर रही है। वो कौन सी हीट, लेटेंट हीट, ठीक है। There is no rise in temperature during the melting of ice. The latent heat which is going into ice but not increasing
इट टेम्परेचर इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो क्या एनर्जी रिक्वायर है? यस है। अब वो एनर्जी टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही, इसका मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, ये किसने बोला? टेम्परेचर चाहिए उसको, ठीक है, तभी तो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीच की टूटेगी और तभी तो दूर दूर जाएंगे पार्टिकल, दूर दूर जाएंगे तो क्या होगा? लिक्विड बन जाएगा, और दूर दूर जाएंगे तो क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा, ठीक है। The latent heat of fusion मतलब melting of a solid is the quantity of heat in joules required to convert 1 kg of the solid। अभी प्रॉपर डेफिनेशन है ये किसकी? latent heat of fusion की। क्या है latent heat of fusion की? जब हम 1 kg of solid को मेल्ट करते हैं उस समय पे जो latent heat देते हैं किसको कन्वर्ट करने के लिए? 1 kg ग्राम ऑफ सॉलिड को किस में कन्वर्ट करने के लिए? लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए। तो उस latent heat को क्या बोलते हैं? latent heat of fusion बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? latent heat of fusion विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। आइज एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेपर में एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है। क्या कि आइज 0 डिग्री सेल्सियस पे इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग अ सब्सटेंस देन अ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने क्या करा? आइज ली और वाटर लिया, मैंने फॉर्मूला लिख रहा हूं, नाम नहीं लिख रहा, दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पे लिया मैंने, टेम्परेचर दोनों का क्या है? सेम है, ठीक है। ये आइस क्यूब है और ये क्या है? पानी है। टेम्परेचर दोनों का सेम है, टेम्परेचर दोनों का सेम है। अब दोनों में से कौन अच्छे तरीके से ठंडी कर सकता है कोई चीज को? इसका आंसर होगा वाटर नहीं आइस। आइस क्यों होगा? क्योंकि अब वाटर किससे बना है? वाटर किससे बना है? आइस से बना होगा। जब आइस पिघली होगी, पिघली कब होगी? जब उसका टेम्परेचर बढ़ा होगा। मतलब इसको कहीं ना कहीं से तो हीट मिली है, सराउंडिंग से मिली होगी या दी होगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया, इसका टेम्परेचर बढ़ाया, मतलब इसको क्या दिया है? लेटेंट हीट दी है। अब लेटेंट हीट इसके अंदर चली गई है, जैसे ये पिघलेगा तो लेटेंट हीट आइस से किसके अंदर आ जाएगी? वाटर के अंदर आ जाएगी। तो इसके अंदर आइस की लेटेंट हीट है, मतलब इसके अंदर हीट एनर्जी प्रेजेंट है, और इसके अंदर हीट एनर्जी प्रेजेंट नहीं है। तो आप खुद ही बता दो कौन अच्छे से ठंडा कर लेगा? जिसके अंदर लेटेंट हीट प्रेजेंट नहीं होगी, मतलब हीट प्रेजेंट नहीं होगी, वो अच्छे से चीज को ठंडा कर सकती है। बल्कि इसके अंदर लेटेंट हीट प्रेजेंट है, किसकी? आइस की, ठीक है ना। अब तुम बोलोगे कि सर पानी से भी आइस बन सकता है। पानी से आइस कब बनेगा? जब टेम्परेचर कम करूंगा, मतलब ठंडा करूंगा। वो तो अच्छी बात है ना। हमने क्या बोला है कि कौन अच्छे से ठंडा कर सकता है? जब मैंने इसका टेम्परेचर ठंडा करा, मतलब टेम्परेचर कम करा, तो इसका टेम्परेचर कम करने के बाद ये ठंडा होगा, ठंडे के बाद जमेगा। तो इसके अंदर तो भाई क्या हीट तो प्रेजेंट होगी नहीं ना, बट पानी के अंदर हीट जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने इसको पिघलाया है। पिघलाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, मतलब लेटेंट हीट देनी पड़ती है। अब लेटेंट हीट क्या होती है? एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रेवल होती है, मतलब ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो इसको दी, ये क्या पिघल जाएगा, पानी बन जाएगा। तो जो उसकी लेटेंट हीट थी वो तो उसके अंदर ही होगी ना, पार्टिकल्स के बीच में, तो वो पानी बन गया, तो इसके अंदर चलेगी लेटेंट हीट। आया समझ में आपको? इसके अंदर लेटेंट हीट प्रेजेंट है, मतलब इसके अंदर थोड़ी सी टेम्परेचर ज्यादा होगा, बल्कि उनका टेम्परेचर उनका सेम है, बट इसके अंदर लेटेंट हीट प्रेजेंट है, तो ये अच्छे से ठंडी नहीं कर सकती कोई चीज को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? आइस। आपको बता दिए, अब आप गलत मत करके आना, क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। अब चलते हैं हम क्या? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सेम वही है जैसे हमने अभी सॉलिड को करा लिक्विड में, अब करेंगे हम लिक्विड को वेपर में। मैंने क्या लिया भाई? पानी लिया, बेकर के अंदर नीचे से आग लगाई और ऊपर लगा दिया हमने थर्मामीटर, ठीक है, ऊपर लगा दिया हमने थर्मामीटर। अब सबको पता होगा भाई लिक्विड का कुछ टेम्परेचर होगा, लिक्विड का कुछ टेम्परेचर होगा, अरे तुमने कुछ टेम्परेचर होगा, सपोज करो कितना होगा? 50 होगा, 70 होगा, 60 होगा या 40 होगा, इतना टेम्परेचर होगा, ठीक। जैसे मैंने हीट दी तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, 50 से 60 जाएगा, दिखेगा आपको थर्मामीटर में। अभी मैंने बोला टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, वो कब रहेगा मैं आपको पर्टिकुलर बता रहा हूँ। तो 60 होगा, फिर 70 होगा, फिर 80 होगा, फिर 90 होगा, फिर 100 होगा। अब जैसे 100 पे आया, अब सबको पता है वाटर का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। आप सभी को पता है जो वाटर का क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा पानी हीट देते देते, तो उस टेम्परेचर के बाद वो बढ़ेगा नहीं, उस टेम्परेचर के बाद वो बढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया। अब वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहा है? गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहा है। अब पर्टिकुलर जब तक वो पूरा का पूरा लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाता, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। समझ में आया? जैसे सॉलिड का था, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं जब तक वो पूरा का पूरा लिक्विड गैस में कन्वर्ट ना हो जाए, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो कौन सी हीट है? लेटेंट हीट। अब देखो लिक्विड था, लिक्विड के अंदर क्या थी? लेटेंट हीट थी, उससे क्या बना? वेपर बन रहे हैं, गैस स्टेट, गैसियस स्टेट में जा रहे हैं भाई। लिक्विड कौन सी स्टेट में जा रहा है? गैसियस स्टेट में जा रहा है। अब जो लेटेंट हीट लिक्विड में थी वो किस में ट्रेवल होगी? है गैसियस स्टेट में। अब इससे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है, क्या क्या लिखा हुआ है यहां पर? हाँ ये देखो, इट हैज बीन फाउंड दैट द बर्न्स
caused by steam are much more severe than those caused by boiling water। जैसे हमने आइस में लेता है ऐसे सेम इसमें लेंगे। अब मैंने लिया भाई वाटर, दोनों का टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है, किसका, वाटर का भी और स्टीम का भी। टेम्परेचर कितना है इसका भी 100 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे बताओ दोनों का टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। ये क्या भाप है जिसे हम स्टीम बोलते हैं, ये क्या लिक्विड की फॉर्म में पानी। अब दोनों में से कौन हमारी स्किन को या हमारी बॉडी को बर्न कर सकता है बहुत गंदे तरीके से? आपका आंसर होगा पानी, बट मैं अगर बताऊं तो मेरा आंसर क्या होगा, स्टीम। क्यों? क्योंकि हमने स्टीम कैसे बनती है, लिक्विड से बनी है। जब इसको लेटेंट हीट दी तभी तो स्टीम बनी। तो भाई जो लिक्विड की लेटेंट हीट थी वो किसके अंदर ट्रेवल कर गई है, स्टीम के अंदर ट्रेवल कर गई। इसके अंदर लेटेंट हीट है बट इसके अंदर और ज्यादा हो जाएगी। अभी दोनों के अंदर बराबर है, बट जैसे मैं पानी को हीट दूंगा स्टीम में चेंज होगा। तो जो पानी को हीट दी वो स्टीम में चली गई ना, लेटेंट हीट स्टीम में चलेगी, तो इसके अंदर और लेटेंट हीट प्रेजेंट है। तो ये और गंदे तरीके से क्या कर सकता है, आपकी स्किन को जला सकता है, जितने गंदे तरीके से पानी नहीं जला सकता 100 डिग्री सेल्सियस पे। क्लियर हो गया? आ सकता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार रीडिंग कर लेते हैं। द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड। ये प्रॉपर डेफिनेशन है यहां से यहां तक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की। द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ अ लिक्विड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट। देखो क्या है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्या है, लिक्विड की क्वांटिटी ऑफ हीट है जूल्स के अंदर जो रिक्वायर्ड है, किसके लिए रिक्वायर्ड है, 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड को किसमें कन्वर्ट करने के लिए, गैस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट है भाई टॉपिक, ठीक है, लेटेंट हीट वाला आ सकता है आपको, और ये मैक्सिमम 2 से 3 नंबर का आता है अगर आएगा तो, ठीक है, याद कर लेना, भूलना मत। अगला टॉपिक हमारा क्या, अभी हमने देखा कि भाई हमने क्या करा, टेम्परेचर को चेंज करा। टेम्परेचर को चेंज करने की वजह से हमारी स्टेट चेंज हुई, मतलब मेन तो हमने स्टेट चेंज करनी थी। स्टेट चेंज हम किस तरीके से कर सकते हैं, टेम्परेचर की मदद से कर सकते हैं, बढ़ा के घटा के। अब हम देखेंगे स्टेट को चेंज कर सकते हैं हम किसके, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर को बढ़ा घटा के भी हम क्या कर सकते हैं, स्टेट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, क्या लिखा है, द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन ऑल्सो बी चेंज बाय चेंजिंग द प्रेशर। इन अदर वर्ड्स फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन ऑल्सो बी चेंज बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर और डिक्रीजिंग द प्रेशर। हम इंक्रीजिंग करने प्रेशर को बढ़ा के भी स्टेट को चेंज कर सकते हैं और घटा के भी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अब मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल गैसेस कैन बी चेंज इनटू लिक्विड। अब गैस थी भाई, गैस थी, क्या गैस है, उसको हमें लिक्विड बनाना है, ठीक है। तो गैस को लिक्विड बनाने के लिए हमें प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब आप सभी को पता है कि गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, दिख रहे हैं आपको, पार्टिकल दूर दूर है गैस के, ठीक है। जैसे मैंने इसके ऊपर प्रेशर डाला, पिस्टन की मदद से क्या डाला, प्रेशर डाला, तो उसके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे, और जैसे पास पास होंगे पार्टिकल्स तो वो स्टेट चेंज कर लेगा, गैस से लिक्विड बन गया, ठीक है। अब एक और काम करना पड़ता है इसके साथ साथ, प्रेशर तो हमने चेंज करेंगे, बढ़ाया, हमें टेम्परेचर को भी क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने पिस्टन ऊपर से दबाया तो प्रेशर बना, प्रेशर से क्या हो जाएंगे, पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे, ठीक है। पास पास आने के बाद तो लिक्विड बन गया, बट अगर मैं पिस्टन ऊपर उठाऊंगा तो पार्टिकल दोबारा दूर दूर भागेंगे, दिक्कत है ना इनकी, दोबारा दूर दूर भागेंगे। अब भाई इनको अपनी जगह पे बैठा के रखना है, इनके ज्यादा दिक्कत हो रही है, बैठा नहीं जाता तुम्हारी तरह एक जगह पे, तो भाई ठंडा करना पड़ेगा, जमाना पड़ेगा। जमाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें टेम्परेचर को घटाना पड़ता है, मतलब ठंडा करना है, ठंडा करने के लिए टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, माइनस में करना पड़ेगा। तो जैसे हमने टेम्परेचर दिया इसको कम, मतलब ठंडा करा, तो ये अपनी पोजीशन पे फिक्स हो जाएंगी। जैसे आपके घर वाले क्या करते हैं, थप्पड़ ऊपर मार के आपको फिक्स कर देते ना अपनी जगह पे, ऐसे इनको थप्पड़ मार रहे हैं, ठंडा ठंडा थप्पड़, ताकि अपनी जगह पे क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, ठीक है। उसके बाद जब इससे हम पिस्टन को ऊपर उठा लेंगे तो ये अपनी जगह से मूव नहीं करेंगे। बट अगर मैंने टेम्परेचर कम नहीं करा इनका, सिर्फ प्रेशर ही डाला, तो ये अपनी जगह से मूव कर लेंगे, ठीक है। तो आप देख लेते हैं क्या, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। मैंने आपको बता दिया कैसे हो सकता है, ठीक है। गैसेस को हम क्या बना सकते हैं, लिक्विफाइड बना सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा एग्जांपल है आपके जो गैस सिलेंडर है, ठीक है, जैसे सीएनजी होगी और एलपीजी होगी, ठीक है ना। ये सारी क्या है, जो गैसेस हैं उनको क्या कर सकता है, क्या कर रखा है, लिक्विफाइड कर रखा है, ठीक है। क्या कर रखा है, लिक्विफाइड कर रखा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अगला ये देखते हैं एग्जांपल, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। मैंने आपको बता दी, बट एक बार पढ़ लेते हैं। व्हेन हाई प्रेशर इज अप्लाइड टू गैस, इट गेट्स कंप्रेस इनटू अ स्मॉल वॉल्यूम, एंड व्हेन वी आल्सो लोअर इट्स टेम्परेचर, इट गेट्स लिक्विफाइड, ठीक है। सो वी कैन आल्सो से दैट गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाय कंप्रेशन एंड कूलिंग। दिस हैपन एज फॉलोज, ठीक है। देयर इज अ लॉट ऑफ, अब भाई देखो
ये था भाई क्या, गैस। जैसे मैंने इसके ऊपर प्रेशर डाला, अब ये प्रेशर डाला क्यों, क्योंकि भाई प्रेशर डाल सकता हूं और ये टूटेगी भी नहीं, क्यों, क्योंकि गैसेस फॉर्म में, गैस कभी टूटती नहीं है, पार्टिकल दूर दूर है। जैसे मैंने इसको प्रेशर डाला तो इसके पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे। पार्टिकल्स पास पास क्यों आएंगे, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है। गैस के अंदर, गैस स्टेट के अंदर स्पेस बहुत ज्यादा होता है पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। जैसे मैंने प्रेशर डाला तो वो क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, और जैसे ही पास पास आएंगे तो वो क्या कर देंगे, स्टेट को चेंज कर देंगे। देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस, वी कैन रिड्यूस द स्पेस और डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस बाय एनक्लोजिंग it in cylinder and compressing it by pushing in the piston, ठीक है। आप सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत मजेदार टॉपिक है, याद कर लेना, ठीक है। अगला ये भी पढ़ लेना एक बार, कुछ भी नहीं है इसमें, बताया होगा मैंने। अब देखो एग्जाम्पल कुछ, सिर्फ गैसेस को हम क्या कर सकते हैं भाई, लिक्विफाई कर सकते हैं, ठीक है। सॉलिड को नहीं कर सकते, सबको पता है, प्रेशर के ऊपर बेस नहीं है। पहला क्या, अमोनियम गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लोइंग टेम्परेचर। अब और क्या क्या इसके साथ, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब सॉलिड की फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका नाम क्या होता है, ड्राई आइस होता है, ठीक है। जब CO2 को हम क्या कर देते हैं, ठंडा कर सकते हैं। कैसे बनाते हैं भाई CO2, ड्राई आइस कैसे बनाते हैं, सेम वही प्रोसेस है। CO2 का गैस है, गैस के ऊपर हमने क्या डाला, बहुत ज्यादा प्रेशर डाला और टेम्परेचर कर दिया लो कर दिया। अब भाई ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, ये गैस है, ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, ये डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड के अंदर, क्योंकि इसको टेम्परेचर इतना मिल जाता है, इसके लिए टेम्परेचर बहुत, जो हमने टेम्परेचर दिया ना, कम करा है टेम्परेचर, वो इसके लिए बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो सीधा का सीधा लिक्विड से बिना लिक्विड में आए वो किस में आ जाता है, सॉलिड में आ जाता है, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। अब जैसे ये सॉलिड की फॉर्म में है, ये भाई कहाँ इस्तेमाल होता है, आपको सबको पता है, फैक्ट्रीज जो होती है जहां पर हम बर्फ नहीं रख सकते पानी की, वहां पर ये होता है। ये बहुत धीरे धीरे क्या होती है, पिघलते हैं। पिघलती कैसे हैं वो भी मैं बता देता हूं आपको। अब भाई सॉलिड ड्राई आइस है, जिसको हम आमतौर पर आपने देखोगे आइसक्रीम केक जब मंगाते हैं हम, उसके साथ में डाल के देते हैं पन्नी में, ताकि वो आइसक्रीम केक पिघले ना, ठीक है। आप सभी को पता होगा अगर आपने मंगाया। तो जैसे मैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ले आया, मतलब ड्राई आइस ले आया, उसको जैसे अगर मैं गर्म पानी के अंदर डालूं या मैं यहां पर भी छोड़ दूंगा ना, तो वो गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी दोबारा, मतलब दोबारा से किस में ट्रेवल करना स्टार्ट हो जाएगी, गैसीय स्टेट में। क्योंकि प्रेशर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रेशर क्या हो रहा है, लो है, ठीक है। हाई प्रेशर में रखा है उसको और टेम्परेचर कम करा है, और यहाँ पर टेम्परेचर भी थोड़ा सा ज्यादा है, हीट मिल रही है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या है, लो है, तो वो क्या हो जाएगा, गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, इसलिए उसको स्टोर करा जाता है हाई प्रेशर में, ताकि वो सीधा गैसीय स्टेट में ट्रेवल ना करे, चेंज ना हो जाए, ठीक है। अगला टॉपिक क्या भाई हमारा, इवेपोरेशन। बहुत मजेदार टॉपिक है ये भी। अब भाई इवेपोरेशन क्या है, आप सभी को पता होगा वेपोराइजेशन। बच्चे तो ये समझते हैं कि वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन सेम ही है, भाई सेम नहीं है। वेपोराइजेशन प्रोसेस क्या होता है, हम उसको हीट दे रहे हैं, कोई भी एक सब्सटेंस है, कौन सा सब्सटेंस है, हमने क्या लिया, लिक्विड लिया, ठीक है। लिक्विड को हीट दी, कब तक दी, जब तक उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया। लिक्विड को जब हम हीट देते हैं, कहां तक देते हैं, उसके बॉइलिंग पॉइंट तक, ताकि वो किस में चेंज हो जाए, गैस में चेंज हो जाए, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन, और क्या बोलते हैं, बॉइलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब इवेपोरेशन क्या है, सेम वही है, लिक्विड को गैस में चेंज कर रहे हैं, बट हम हीट नहीं दे रहे, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट तक हम उसको हीट नहीं दे रहे, वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले किस में चेंज हो रही है, गैस में चेंज हो रही है। वेपोराइजेशन में क्या है, वेपोराइजेशन में क्या है, अपने बॉइलिंग पॉइंट पे वो गैस में चेंज हो रही है, कौन, लिक्विड। जब लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे गैस में चेंज होता है, मतलब अपने ऑफ कोर्स हीट दी होगी, तभी तो वो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा। एटमॉस्फेयर में इतना टेम्परेचर नहीं है कि वो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाए, कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। इतना टेम्परेचर हमारा नहीं जाता, तो ये मिल ही नहीं सकता, इसलिए हमें हीट देना पड़ती है इसको। बट भाई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले भी गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, एटमॉस्फेयर जो सराउंडिंग की हीट एब्जॉर्ब करके क्या किसमें चेंज हो सकता है, गैसीय स्टेट में। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। जब हम हीट नहीं दे रहे, अपने आप ही लिक्विड सराउंडिंग की हीट लेके एब्जॉर्ब करके अंदर अपने अंदर किसमें चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन, ठीक है। अब वेपोराइजेशन में क्या होता है भाई, जैसे कि ये है, पानी लिया मैंने, जो नॉर्मल हम करते हैं, बॉयल करते हैं, वो वेपोराइजेशन है, इवेपोरेशन नहीं है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं इवेपोरेशन की। मैंने हीट दी, अब हीट देने के बाद क्या होता है, जो नीचे वाले पार्टिकल्स है ना, वो पहले गर्म होंगे। नीचे वाले पार्टिकल जो हैं वो पहले गर्म होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, वो भागना स्टार्ट करेंगे, वो ऊपर वाले पार्टिकल्स को धक्का देंगे, वो उनके पास हीट ट्रेवल होगी, फिर ऊपर वाले पार्टिकल्स के ऊपर होगी, फिर सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं उनके पास हीट जाएगी,
तो ये कौन सा फिनोमिना है? बल्क फिनोमिना। इसको बोलते हैं बल्क फिनोमिना, क्योंकि नीचे से हीट ट्रेवल हो रही है ऊपर तक जा रही है, इसको बोलते हैं बल्क फिनोमिना। इसको बोलते हैं वेपराइजेशन। ठीक है, अब जो इवेपोरेशन है, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं भाई, इवेपोरेशन में क्या होता है, जैसे कि ये क्या, आपने सबको, आप सबके घर में होगी क्या, टंकी 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 या टंकी बोल दो, जो मर्जी बोल दो, ठीक है। आप सबके घर में होगी टंकी। जैसे आप ऊपर वाला ढक्कन उठाते हो ना टंकी का, ठीक है, ऊपर वाला ढक्कन जब हटाते हो तो आपने देखा होगा कि वो गीला गीला होता है। क्यों होता है गीला गीला, आपको पता है? अब भाई जो पानी है ना, जो टंकी के अंदर पानी भरा हुआ है, जो ऊपर वाली लेयर है ना, ऊपर वाली लेयर, वो अपने आप ही किस में कन्वर्ट हो रही है? गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो रही है, मतलब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रही है। किस में कन्वर्ट हो रही है? वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रही है। कैसे? सराउंडिंग की हीट एब्जॉर्ब करके। अब पानी के अंदर भी तो हीट होगी ना, पानी के अंदर भी तो हीट होगी, सनलाइट आ रही है, बहुत सारी हीट है भाई। सनलाइट ने इसके ऊपर वार करा, आक्रमण करा, तो इसने हीट थोड़ी सी एब्जॉर्ब करी होगी, इतनी भी हीट नहीं करी होगी, बट हीट एब्जॉर्ब करी है। तो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद जो सरफेस वाले पार्टिकल्स है ना, कौन से पार्टिकल्स है? सरफेस वाले, वो क्या करेंगे, जो बाकी पानी है ना अंदर, नीचे वाला पानी, उससे क्या करेंगे? हीट लेंगे थोड़ी थोड़ी, और वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देंगे? गैसीय स्टेट में, मतलब वाटर वेपर में। इसलिए वो क्या होता है? गीला गीला होता है। इसलिए क्या होता है? वो गीला गीला होता है, क्योंकि वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर किसमें टकरा रहा है? वो टंकी के गेट पे टकरा रहा है, टंकी के किसमें? ढक्कन पे टकरा रहा है। जैसे वो टंकी के ढक्कन पे टकराएगा, गैसीय स्टेट में जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सीधा लिक्विड में, क्योंकि टंकी का थोड़ा सा टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा, ठंडा होगा। ठीक है, अब गैस वेपर जो है, जब उसको ठंडा कर देता हूँ, किसमें वो कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। ठीक है, इसलिए वहां पर गीला गीला लगता है। अब ये कौन सा भाई? सरफेस फिनोमिना, क्योंकि सरफेस वाले ही पार्टिकल्स क्या हुए हैं? मूव करे गैसीय स्टेट में। इसमें बल्क फिनोमिना नहीं है, यहाँ से पार्टिकल्स ट्रेवल होना स्टार्ट नहीं कर रहे गैसीय स्टेट में। ठीक है, ये बल्क फिनोमिना नहीं है, ये क्या है? सरफेस फिनोमिना। क्या कर रहा है? सराउंडिंग से हीट लेके क्या हो रहा है? गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम इवेपोरेशन को क्या बोलते हैं? सरफेस फिनोमिना। और वेपराइजेशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बल्क फिनोमिना। ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। चलो पढ़ते हैं। Vaporization must be supplied whenever liquid changes into vapor, मतलब gases. The wet clothes dry due to evaporation. अब जो घर पे जो कपड़े डालते हैं हम, वो सूखते कैसे हैं? इवेपोरेशन की प्रोसेस से सूखते हैं। ठीक है ना, सराउंडिंग की हीट लेके भाई पानी जो उनके अंदर है, कपड़ों के अंदर, वो क्या हो रहा है? वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो सूख जाएंगे वो। आपने देखा होगा क्या, टैंकी वाला एग्जांपल बताया, मटके वाला भी है, कॉटन के क्लोथ्स को पहनते हैं, वो आगे हम पढ़ते हैं अभी। ठीक है, बताता हूँ आपको। एंड रेन, अब बारिश होती है, बारिश जब हुई तो आप देखते होंगे कुछ ही दिनों में क्या हो गया भाई? पानी बिल्कुल ही साफ हो गया रोड से। अब किसी ने क्या चाट के साफ कराएगा? और सॉरी, चाट के कह रहा हूँ, किसी ने झाड़ू मार के साफ कर दिया क्या? या किसी ने वाइपर लगा दिया रोड के ऊपर? ऐसा तो नहीं है ना। अब क्या हो भाई? सराउंडिंग की हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, अर्थ से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। अब वो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद क्या कर रहा है? वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, वेपर में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। कॉमन सॉल्ट इज ऑल्सो रिकवर्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। अब जो सॉल्ट होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड जिसे बोलते हैं, वो भी इसी प्रोसेस से क्या होता है? फाउंड होता है। इसी प्रोसेस से उसको क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं सी वाटर में से। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा पानी एक पर्टिकुलर जगह पे ले जाते हैं वो। ठीक है, अब देखो, अब इतना ज्यादा पानी को हम हीट तो दे नहीं सकते, वेपराइजेशन तो कर नहीं सकते। ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, इतनी हीट दे नहीं सकते। इतने पानी के नीचे कैसे आग लगाएंगे? इसलिए वो सनलाइट की हीट एब्जॉर्ब करते हैं अपने आप ही, और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वेपर में। उस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन कैन बी एक्सप्लेन एज अ फॉलो। सम पार्टिकल्स इन अ लिक्विड ऑलवेज हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन द अदर्स, सो इवन व्हेन अ लिक्विड is well below its boiling point, some of its particles have enough energy to break the force of attraction. ठीक है, उनके पास पहले से भाई लिक्विड के अंदर ना पहले से क्या होती है? हीट प्रेजेंट होती है थोड़ी थोड़ी। तो हीट प्रेजेंट होती है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ना थोड़े थोड़े पार्टिकल्स की क्या होती है? बड़ी होती है। तो वो इतनी उनके पास एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है कि उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना पार्टिकल्स की, वो तोड़ ले। कौन से? सरफेस वाले। ठीक है, सारे नहीं तोड़ पाते, सरफेस वाले क्या पार्टिकल्स तोड़ पाते सिर्फ से। ठीक है, the particles can escape from the liquid in the form of vapor. Thus, the fast moving particles or molecules of a liquid are constantly escaping from the liquid to form vapor or gas the surface of beaker. ठीक है, पढ़ लिया होगा आपने, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो फैक्टर पढ़ते हैं जो भाई इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर क्या है? क्या है भाई सबसे पहला फैक्टर? टेम्परेचर। सबसे पहला फैक्टर क्या है? फैक्टर क्या है? टेम्परेचर। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ऑफ सी बात है, फिर टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो बहुत तेजी से वो भागेंगे, बहुत तेजी से वो भागेंगे। ठीक है,
तो भाई बहुत तेजी से भागेंगे तो इवेपोरेशन का प्रोसेस तेज ही होगा, सबको पता है। पार्टिकल्स मूव करेंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे बहुत तेजी से, ठीक है। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस ऑन द इंक्रीजेस ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन का प्रोसेस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन का, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अगर सामने सामने लिखा है तो मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। टेम्परेचर को बढ़ाया तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। When the temperature of a liquid is increased by heating it, more particles of the liquid get enough kinetic energy to go into the vapor state और gaseous state, ठीक है। अगला हमारा क्या, सरफेस एरिया। अगला क्या हमारा, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। अगर हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया, आप चाय पीते हो भाई ग्लास में, आप बोलते हो भाई कटोरी में दे दो, क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ा दिया। अब यहाँ पर हीट तो दे नहीं रही हम, क्योंकि लिक्विड के अंदर पहले से हीट प्रेजेंट है, गर्म करके बनाई ना चाय तो उसके अंदर हीट पहले से प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें चाय जल्दी ठंडी नहीं होती, क्योंकि पार्टिकल्स जो सरफेस वाले हैं वो कम जा रहे हैं ऊपर, वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। बट यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ गया तो पार्टिकल्स को जगह मिल रही है ज्यादा, ठीक है। सरफेस वाले पार्टिकल्स को ज्यादा जगह मिल रही है तो वो ज्यादा तेज भागेंगे। और जो ऊपर वाले पार्टिकल्स गर्म होते हैं ना तो वो तेज उड़ जाएंगे, तो नीचे वाले पार्टिकल तो ठंडे होंगे, इसलिए चाय हमें ठंडी लगती है। क्या लगती है, ठंडी लगती है, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले पार्टिकल्स क्या होते हैं, गर्म होते हैं। अब मैं आपको बताया तो ऊपर वाले पार्टिकल्स भी क्यों गर्म होते हैं, अच्छे से बताते तो है ना। अब देखो मजा आएगा आपको। ये मैंने ग्लास में ली, अब भाई गर्म तो पूरी चाय है ना, अब भाग तो सिर्फ ऊपर वाले सकते हैं, नीचे वाले तो बेचारे भाग नहीं सकते क्योंकि इतनी हीट है नहीं, ठीक है। अब ऊपर वाले जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, उनके पास भी हीट है और वो नीचे से एब्जॉर्ब करेंगे हीट। तो नीचे जब एब्जॉर्ब करेंगे हीट और वो खुद वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो नीचे वाला जो चाय है वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, क्योंकि हीट उनके अंदर से गायब हो रही है। कौन लेके जा रहे हैं, सरफेस वाले पार्टिकल्स गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं हीट लेने के बाद। जो नीचे वाले जो चाय है उसके अंदर हीट कम होगी, हीट कम होगी तो ठंडा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है भाई, ह्यूमिडिटी। अगला हमारा थर्ड पॉइंट, ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी आपको सबको पता होगा, ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन क्या होगी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है एक एटमॉस्फेयर में, ठीक है। जब आप बोलते हैं चिपचिपा हो रहा है भाई, हमारी बॉडी चिपचिपी हो रही है, तो उसका मतलब क्या, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरमेंट में वाटर के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा आ चुके हैं, वो हमारी स्किन के ऊपर आ रहे हैं, इसलिए हमें क्या लग रहा है, चिपचिपा लग रहा है, ठीक है। तो भाई जब वो वाटर मॉलिक्यूल्स पहले से प्रेजेंट है आसमान में, ये क्या है, वाटर के वेपर है, मॉलिक्यूल्स पहले से प्रेजेंट है, और ये टैंकी, ठीक है, टंकी। तो भाई अगर इसका ढक्कन खुला हुआ है तो ये क्या होंगे, वेपर में कनेक्ट होना स्टार्ट करेंगे। बट ऊपर पहले से बंदे बैठे हुए हैं। अब भाई इस क्लास में 30 बंदों की जगह है और अगर मैं 40 बंदे बैठाना चाहूँ तो नहीं बैठा सकता ना, जगह खाली करनी पड़ेगी। 10 बच्चे जो बचे हैं, 30 बच्चे पहले से बैठ रहे हैं और 10 बच्चे मैंने और बैठाने हैं, तो मैं कैसे बैठा सकता हूँ 10 बच्चे और, 30 की जगह है 30 ही बैठ चुके हैं, तो मुझे 10 हटाने पड़ेंगे या 20 हटाने पड़ेंगे, जितने मर्जी हटाने पड़ेंगे, तभी तो जगह बनेगी। अब भाई ऊपर से पहले ही बंदे बैठे हुए हैं, वाटर वेपर बैठे हुए हैं, तो ये जाएंगे कहाँ जाएंगे, अपने घर थोड़ी जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये बेचारे जा ही नहीं पाएंगे। कितना बुरा हो रहा है यार, ये बेचारे जा ही नहीं पाएंगे, उड़ ही नहीं पाएंगे, अपनी जिंदगी जी नहीं पाएंगे, कितना बुरा हो रहा है यार, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ टर्म ऑफ ह्यूमिडिटी, ठीक है। आपको ह्यूमिडिटी की मैंने डेफिनेशन बता दी थी। When the humidity of air is low, जब ह्यूमिडिटी क्या होती है, कम होती है, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स कम प्रेजेंट है, तो इवेपोरेशन का प्रोसेस बढ़ जाता है। ह्यूमिडिटी कम है तो वो इवेपोरेशन का प्रोसेस बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इवेपोरेशन के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे लिखते हैं, 1/अपॉन में, ठीक है। इसका मतलब ये कि ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। और कभी कभार भाई ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तब भी क्या होता है, इवेपोरेशन का प्रोसेस कम हो जाता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक। मैं आपको लिख देता हूँ, ह्यूमिडिटी क्या है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इवेपोरेशन की। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ रही है तो इवेपोरेशन घटेगा, ह्यूमिडिटी घट रही है तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। ह्यूमिडिटी बढ़ रही है मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स पहले से प्रेजेंट है, तो भाई इवेपोरेशन का प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो कन्वर्ट होना चाह रहे हैं वो कन्वर्ट नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास जगह नहीं है। और ह्यूमिडिटी कम है मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स कम प्रेजेंट है, तो इवेपोरेशन का प्रोसेस ज्यादा होगा, क्योंकि भाई पार्टिकल्स भागेंगे दूर दूर, ठीक है, वो लिखा हुआ है। Then the rate of evaporation is high and water evaporates more readily, ठीक है। When the humidity of air is high, then the rate of evaporation is low, ठीक है, लो हो जाएगा, and water evaporates very slowly. अगला क्या आता है भाई इफेक्ट, विंड स्पीड। लास्ट हमारा फैक्टर है जो, वो है हमारा विंड स्पीड।
अब भाई बहुत तेज तेज हवा चल रही है, बहुत तेज तेज हवा चल रही है, ठीक है, मजा आ रहा है, यहाँ पर भी लग रही है मुझे बहुत तेज तेज हवा, ठीक है, तब भी पसीना आ रहा है। अब भाई बहुत तेज तेज हवा चल रही है, तो सपोज करो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स पहले से प्रेजेंट है, कुछ भी प्रेजेंट है, ठीक है ना, इवेपोरेशन का प्रोसेस रोक के बैठे हैं बंदे, ऊपर ऐसे बंदे बैठे हैं कि भाई मैं तुझे नहीं आने दूंगा। ये बंदे बैठे हैं जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ये बोल रहे हैं इनको कि भाई तू ऊपर नहीं आ सकता क्योंकि ऊपर जगह नहीं है, आ गया ना तो ये भगा दूंगा। अब भाई विंड विंड स्पीड आ रही है, विंड एयर आ रही है, एयर आई एयर आई एयर आई, और इनको आगे लेगी, पार्टिकल्स को आगे लेगी, मूव करागी, जगह खाली होगी तो ये बेचारे ऊपर चले जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि विंड स्पीड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इवेपोरेशन के। अगर विंड स्पीड बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा और ये घटेगा तो ये भी घटेगा, इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ठीक है। द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग विंड स्पीड, ठीक है। व्हेन द स्पीड ऑफ विंड इंक्रीजेस द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव्स अवे विद द विंड डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। तो जो ये वाले वाटर के पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, तेजी से मूव कर देंगे ऊपर क्योंकि जगह खाली होगी, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, ये देखते हैं। पहला एग्जांपल क्या है, कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। अब जहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि जहां पर भी इवेपोरेशन होता है ना, वहां पर क्या होता है, ठंडा फील होता है। आप सभी को पता है पेट्रोल, सबसे बड़ा एग्जांपल, पेट्रोल तो छोड़ा, बहुत बच्चों ने देखा नहीं होगा, बट सैनिटाइजर आप सबने देखा है। सैनिटाइजर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, सैनिटाइजर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो बहुत कम होता है। तो जैसे हम उसको हाथ में डालते हैं, हाथ में डालने के बाद जैसे मैंने उसको रब करा, रब करने के बाद ठंडा ठंडा फील होता है। क्यों होता है फील, आपको सभी को पता है, ठंडा ठंडा इसलिए फील होता है क्योंकि जैसे मैंने रब करा तो मेरे हाथ में जो हीट होगी, मैंने सबसे पहले रब करा सैनिटाइजर लगा के, तो सैनिटाइजर मेरे हाथ में लगा हुआ है। अब सैनिटाइजर क्या करेगा भाई, जो मेरे हाथ की हीट है ना उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा, और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब क्या है कि भाई जो सैनिटाइजर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है उस प्रोसेस को बोलते हैं बॉइलिंग। जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो कितना कम है कि मेरे हाथ की हीट ही उसके लिए काफी है, समझ रहे आप, समझ रहे आप कि मेरे हाथ की हीट ही उसके लिए काफी है वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। तो जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और उसको अगर हम हाथ पे डालते हैं कहीं भी डालते हैं जमीन पे, तो जैसे ही वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो वो ठंडा फील करवाता है। क्यों, क्योंकि उसने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करी है, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करी है, ठीक। तो ये वाला प्रोसेस है। दिस द कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स इट ड्रॉज, मतलब टेक्स द लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन फ्रॉम द एनीथिंग व्हिच टचेस बाय लूजिंग हीट, दिस एनीथिंग गेट कूल्ड। अब जैसे ये हीट है, इससे हीट ली तो भाई ये क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, इसलिए हमारे हाथ में क्या लगता है, ठंडा ठंडा लगता है। कीपिंग दिस इन पॉइंट माइंड, वी विल नाउ गिव सम एग्जांपल ऑफ कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। इफ वी पुट अ लिटर ऑफ स्पिरिट, ईथर और पेट्रोल एट द बैक ऑफ आवर हैंड एंड वेव इट आउट, ऐसे करेंगे अगर उसको, द स्पिरिट इवेपोरेट्स रैपिडली एंड आवर हैंड फील्स वेरी कोल्ड। क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, तो ये हमारे सराउंडिंग की हीट लेके, हमारे हैंड की हीट लेके क्या कर जाते हैं, इवेपोरेट कर जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमारे हाथ की जब हीट गायब होगी तो हमारे हाथ को तो ठंडा ही लगेगा ना यार, कैसी बातें कर रहे हो यार। This is due to the fact that to change from the liquid to vapor state, spirit requires latent heat of vaporization. The spirit takes this latent heat cooled. This is an example of cooling caused by evaporation. Simple सा, ठीक है। अगला हमारा क्या, कूलिंग caused by evaporation। ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है भाई। मटके का पानी तो सबने पिया होगा, ठंडा ठंडा लगता है, क्यों होता है, सबको बताता हूँ। मैंने क्या करा, मटका लिया, मटके के अंदर पानी डाला, आप सभी को पता है भाई पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है। अब मटके के अंदर जैसे पानी डाला तो उन पोर्स के थ्रू पानी बाहर आएगा, सरफेस के ऊपर पानी आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा पानी, पानी कहाँ आ जाएगा, सरफेस के ऊपर पानी आ जाएगा, ठीक है। पानी अभी यहाँ आ चुका है सरफेस के ऊपर। अब भाई सरफेस के ऊपर पानी जब आया, आप सभी को पता है भाई पानी के अंदर लेटेंट हीट प्रेजेंट होती है, हीट प्रेजेंट होती है, कैसे वैक्यूम, ठीक है। कोई भी पानी है उसके अंदर खुद की हीट एनर्जी प्रेजेंट होती है। अब पानी सरफेस के ऊपर आया, जैसे ही पानी सरफेस के ऊपर आया तो वो क्या करेगा भाई, जो अंदर पानी है ना उससे हीट एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा, उससे हीट एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा, और जो सरफेस है उससे भी हीट एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा। मिट्टी से बना है, मिट्टी से भी हीट एब्जॉर्ब करेगा, और उसके अंदर जो पानी है उससे भी हीट एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा। अब भाई हीट एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया जब इस पानी से, ये किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा, वेपर में, गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा। अब इसकी हीट गायब हो रही है तो ये तो ठंडा हो गई ना, ये तो ठंडा हो गई ना। अगर आपको समझ में आया तो दोबारा वीडियो देख लेना, इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो भाई इसकी जब लेटेंट हीट गायब होगी, इसकी हीट लेके जो सरफेस वाला पानी है वो उड़ गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो इसकी हीट तो गायब होगी। जब इसकी हीट गायब होगी तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम नहीं होगा,
ठंडा होगा, इसलिए पानी ठंडा रहता है, क्योंकि ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है, सरफेस के ऊपर पानी आता रहता है, वो हीट लेता रहता है अंदर वाले पानी की, और किसमें चेंज होता रहता है, वेपर में, वही लिखा हुआ है। ड्यूरिंग हॉट समर डेज वाटर इज यूजुअली केप्ट इन एन अर्थन पॉट, cold pitcher or mud car to keep it cool. Let us see how it gets cooled. The earthen pot has a large number of extremely small pores, जिसे हम holes भी बोलते हैं, in its walls. Some of the water continuously sipping मतलब बाहर आना through this pores to the outside of the pot. This water evaporates, मतलब changing into vapor continuously, and takes the latent heat of required for vaporization from the earthen pot and the remaining water. In this way, the remaining water loses latent heat and gets cooled. आपको समझ में आ गया इजीली अच्छे से, ठीक है। अगला क्या हमारा कि भाई जब भी हमें क्या आता है भाई, पसीना आता है, क्या आता है, पसीना आता है, परस्पिरेशन होता है और स्वेटिंग होता है, ठीक है। तो भाई हमें ठंडा फील क्यों होता है, क्यों होता है भाई ठंडा फील, जब पसीना सूखता है। अब जब हम पसीना जब हमारे अंदर बॉडी के अंदर आता है ना, मतलब बॉडी के ऊपर आता है, तो जैसे हम पंखे के नीचे बैठते हैं ना, तो हमें बहुत ठंडा फील होता है। जैसे हम कूलर के आगे बैठते हैं तब भी हमें बहुत ठंडा फील होता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी का पसीना है वो क्या करेगा, हमारी बॉडी की हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना। हीट एब्जॉर्ब करने के बाद किस में चेंज होगा, वेपर में चेंज होगा। तो हमारी बॉडी की जब हीट क्या कर ली, उसने एब्जॉर्ब कर ली, तो हमें जो हवा लग रही है, पहले हमें हवा नॉर्मल लग रही थी, बट जैसे हमारी बॉडी की हीट एब्जॉर्ब करके पानी जो हमारा था, स्वेट जो हमारा था, किसमें चेंज हो गया, वेपर में चेंज हो गया। तो हमारी बॉडी क्या होगी, ठंडी फील करेगी। ठंडी फील करने के बाद जब हमें हवा लगेगी ना, तो हमें हवा कैसे लगेगी, ठंडी ठंडी लगेगी, ठीक है। और हमें कपड़े भी कैसे पहनने चाहिए भाई सर्दी गर्मियों में, कॉटन की क्लोथ, क्योंकि कॉटन की क्लोथ जो होते हैं ना, वो इजिली क्या करते हैं, वो इजिली क्या करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करते हैं। और जो लिक्विड होता है ना हमारी बॉडी का स्वेट होता है, उसे भी बहुत इजीली एब्जॉर्ब करते हैं और किस में चेंज कर देते हैं, वेपर में चेंज कर देते हैं। तो जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है ना कॉटन क्लोथ में, बहुत तेज होता है, बहुत तेज होता है, इसलिए हमें ठंडा फील होता है और पसीना हमारी बॉडी में दिखता भी नहीं, ठीक है, क्योंकि एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके बाद वेपर में कन्वर्ट कर रहा है जो सराउंडिंग की हीट लेके। इसलिए हमें किसके कपड़े पहनने चाहिए, कॉटन के क्लोथ, ठीक है। और जो नॉर्मल क्लोथ पहनेंगे तो वो ना ही हमारा स्वेट अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं और ना ही इवेपोरेट कर पाते हैं। जब अच्छे से एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगे तो इवेपोरेट कहां से कर देंगे, ठीक है। आप सभी को पढ़ लेना है, एक बार रीडिंग कर लेना। और ये मैंने आपको बता दिया कूलर ठंडा फील क्यों करवाता है भाई गर्मियों में, क्योंकि गर्मी में पसीना ज्यादा आता है, पसीना ज्यादा आएगा तो हमारी बॉडी की जो हीट एब्जॉर्ब करेगा पसीना और इवेपोरेट होगा। जब हमारी बॉडी की हीट गायब करेगा कौन, हमारा पसीना, जो हमारी हवा लग रही है पहले नॉर्मल लग रही थी, अब हमारी बॉडी ठंडी हो चुकी है, तो जो हमें हवा लगेगी वो कैसे लगेगी, ठंडी ठंडी लगेगी। सिंपल चीज, पढ़ लेना इसको, ठीक है। अब हमारा चैप्टर यही खत्म होता है। आपको पसंद आया होगा मैंने पढ़ाया जिस तरीके से, और अच्छे से आप पढ़ लेना। ये वन शॉट आपके लिए बहुत ही काफी है, और थोड़े से क्वेश्चन कर लेना। अभी मैं क्वेश्चन के भी वीडियो बनाऊंगा एमसीक्यू की, अच्छे से देखना और प्रैक्टिस करना, क्योंकि पेपर आपके आने वाले हैं, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करना, और मेरे चैनल को फॉलो मत करने कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और फैला देना भाई, सब्सक्राइब करवा देना दोस्तों से, ठीक है। तो आज के लिए इतने, आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।